तो आज अपना मेन प्रोजेक्ट जो है वो कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने, जो कि बनाएंगे हम क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर मतलब क्या, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले वो एक सिविल इंजीनियर होता है जो उसको पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करता है कि कितने पिलर्स रहेंगे, कहाँ से सीढ़ी रहेगी, कहाँ से क्या रहेगा, पूरी चीज़ें को देखता है। और वो क्या हिसाब से देखता है, वो देखता है कि आगे 10 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आगे 10 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो उस हिसाब से वो घर को डिज़ाइन करता है, बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, बंगलों को डिज़ाइन करता है। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन भी डिज़ाइन होती है कि ये 10 साल बाद 5 साल बाद इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो प्रोजेक्ट के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये लोग सारी चीज़ों को जो है ना डीकपल करके बनाते हैं। डीकपल करने का मतलब ये है कि डिपेंडेंसी कम से कम रहे, लूजली कपल्ड जिसको बोलते हैं। मतलब इसलिए हर चीज़ को, ऐसे मॉडल को एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर, पूरा मॉडल एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, एंटिटी फ्रेमवर्क का माइग्रेशन, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये अलग प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। ऐसा लॉजिक जिससे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को ना अलग प्रोजेक्ट में बनाते हैं। कल चल के कोई बोला कि मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नहीं यूज़ करना है, मेरे को डैपर यूज़ करना है, तो सिर्फ वही प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे वो लोग, ना कि पूरी एप्लीकेशन यहाँ से वहाँ हो जाएगी। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर उनको चेंज करना है। वो भी पहले एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और कोडिंग करते रहेंगे। वो बोलेगा मेरे को डैपर यूज़ करना है, तो डैपर का पूरा कोड लिख देंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क से पूरा एप्लीकेशन चल रही है। जब ये डैपर वाला प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा उसको हटा के लिंक इससे कर देंगे, बस खत्म। समझे बात को? तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। तो ये आर्किटेक्चर एक फेमस आर्किटेक्चर है, उसका नाम है क्लीन आर्किटेक्चर, जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। नॉर्मली इसके अंदर जो है 4 प्रोजेक्ट होते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर 4 प्रोजेक्ट होते हैं, समझे? तो पहला प्रोजेक्ट जो है वो डोमेन का है। मैं डोमेन बता चुका हूँ, डोमेन की क्लासेस यानी हमारा मॉडल, इसी को डोमेन की क्लासेस बोलते हैं, इसी को एंटिटी बोलते हैं, इसी को पोकोस बोलते हैं, प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो डोमेन का होता है, समझे बात को? तो देखो ये एक लेयर, इसको लेयर बोलते हैं। तो डोमेन की लेयर जो है, हर लेयर एक प्रोजेक्ट होता है, हर लेयर के लिए एक प्रोजेक्ट होता है। तो एक तो हो गया तुम्हारा डोमेन, तो उसके अंदर सारे पोकोस होंगे तुम्हारे, यानी बिजनेस एंटिटी। उसके बाद एक होती है एप्लीकेशन लेयर, उसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। जितने भी इंटरफेस है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इंटरफेसेस, यानी एप्लीकेशन के अंदर तुमको जितने भी मेथड बनाने हैं तो पहले क्या करो, सबके एक इंटरफेस में वो सारे लिख दो। जब तुम एक इंटरफेस में वो सारे मेथड्स लिख दोगे तो अब आगे चल के तुमको क्या करना है, सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन देना। तुम कोई मेथड भूलोगे नहीं, लेकिन तुम अगर मेथड डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन लिख रहे हो तो हो सकता है तुम एक आध मेथड भूल जाओ, लेकिन डिजाइनिंग के टाइम पे तुमको खाली क्या करना है, इंटरफेस में सारे मेथड की रिटर्न टाइप, इंटरफेस कैसे बनाते हैं, इंटरफेस के अंदर मेथड की रिटर्न टाइप और मेथड का नेम, ब्रैकेट, सेमीकोलन, बस इतना ही होता है। तो डिजाइनिंग का पार्ट जो है वो इंटरफेस से होता है कि यानी मेरे को आगे इतने मेथड लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटरफेस बनाऊंगा, उसके अंदर सारे मेथड्स को लिख दूंगा। अब जब मुझको मेन डेफिनेशन लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, उस इंटरफेस से इंप्लीमेंट करवाऊंगा, तो ऑटोमेटिक बोलेगा कि इसकी भी इंप्लीमेंटेशन दो, इसकी भी इंप्लीमेंटेशन दो, इसकी भी इंप्लीमेंटेशन दो। समझे बात को? तो इसलिए जितने भी मेथड बनाने हैं तो पहले मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक इंटरफेस बना के उसके अंदर सारे मेथड की डिक्लेरेशन डाल दूंगा इंटरफेस के अंदर, ताकि आगे चल के मुझको जब इंप्लीमेंटेशन देना हो, यानी इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन देना हो, तो मैं किसी मेथड को भूलूंगा नहीं कि जैसे ही मैं इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास लिखूंगा, यानी क्लास डॉट इंटरफेस, तो वो बोलेगा कि ये सारे मेथड को पहले डेफिनेशन दो। तो इस तरीके से तुम भूलोगे भी नहीं। तो एक ये सेपरेशन हो गया। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ क्या करते हैं, इंटरफेस, इंप्लीमेंटेशन नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट रहेगा, इसके अंदर जितने भी एक्सटर्नल कंसर्न्स है, यानी डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन से कोई स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर कोई ईमेल कहीं जा रहा हो, तो उसके लिए तुमको थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस लगेगी, समझे बात को? तो ईमेल सर्विस हो गई, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, डीबी कॉन्टेक्स्ट का एंटिटी फ्रेमवर्क कोड की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो सब यहाँ पे रहेगा। देखो डेटाबेस हो गया, डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया, रेपोजिटरीज, ईमेल सर्विस। रेपोजिटरी क्या है ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में तुम लोग को।
ठीक है। उसके बाद जो मेन चौथी लेयर है, जो यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है, वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर है, जिसमें तुम्हारा कंट्रोलर रहेगा, जिसमें तुम्हारा कंट्रोलर रहेगा। तो ये इमेज जो है ना, इसको थोड़ा सा देखो, अभी हो सकता है कि ये सेंस ना करे, लेकिन इट विल मेक 100% सेंस बाद में। ये क्लीन आर्किटेक्चर लेयर, इसको मैं अक्सर जो लास्ट बैच में पढ़े मैं बोलता था अनियन पैटर्न। तो ये अनियन व्यू है। अगर किसी प्याज को ऐसा काट देंगे तो जब उसका ऊपर से उसको देखेंगे तो उनको ऐसे ही लेयर दिखेगी। ध्यान दो, प्याज अभी खड़ी प्याज रखे, उसको ऐसे काटो, तो उसको ओपन करो, ऐसे देखो। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? तो ऐसा दिखेगा व्यू। समझे क्या दिख रहा है वो? हाँ, वो समझाने का था। लोग ये इसमें हैरान रहते क्या है वो इतना ही है। अनियन पैटर्न है। क्लीन आर्किटेक्चर समझना है ना, तो प्याज को समझो क्लीन, अरे सॉरी, समझा मतलब? घबराना नहीं, एकदम आसान रहता है, कुछ उधार नहीं है वो। तो ये सबसे ऊपर जो यूजर इंटरफेस जो लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन लेयर है। कुछ लोग उसको यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर है तुम्हारी। यहां तुम्हारा कंट्रोलर रहेगा और व्यू रहेगा। तुम्हारा कंट्रोलर और व्यू यहां पे रहेगा। ये सबसे ऊपर की लेयर है। अब ये डिपेंड रहेगी नीचे वाली लेयर पे। तो इस तरीके से पूरा फ्लो चलता है। ये जो फ्लो है ना, ये इस तरीके से चलता है कि ये लेयर इस पे डिपेंड रहेगी, फिर ये लेयर इस पे डिपेंड रहेगी। तो ये सब सबसे ऊपर वाली। और हाँ, इस पे डिपेंडेंसी हमेशा इनवर्ट डिपेंडेंसी रहेगी। मतलब डोमेन की जो क्लास है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। समझे बात को? जो डोमेन की लेयर है ना, एंटिटी, वो किसी पे, मेरे ख्याल से इमेज सही बनाया नहीं है। मैं इसकी करेक्ट इमेज तुम लोग को भेजूंगा। बहरहाल जो बोलना हो समझो। इमेज मेरे को ऐसा थोड़ा अतरंगी लग रही है, थोड़ा सा इसको और अच्छा किया जा सकता है। मैं ही बना दूंगा एक इमेज, ठीक है? तो ये समझ लो कि इस तरीके से 4 प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारा मेन सॉल्यूशन डिवाइड हो जाता है। समझे बात को? एक रहेगा तुम्हारा डोमेन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो तुम्हारे सॉल्यूशन का नाम रहेगा मेक माई ट्रिप। ये सॉल्यूशन का नेम है। उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट बनाना है। तो मेक माई ट्रिप डॉट डोमेन एक प्रोजेक्ट ऐड किए। मेक माई ट्रिप डॉट इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा प्रोजेक्ट ऐड किए। मेक माई ट्रिप डॉट एप्लीकेशन तीसरा प्रोजेक्ट ऐड किए। समझे बात को? क्लियर है? मेक माई ट्रिप डॉट प्रेजेंटेशन ये चौथा प्रोजेक्ट ऐड किए। इस तरीके से 4 प्रोजेक्ट तुम्हारे सॉल्यूशन में रहेंगे। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सॉल्यूशन का जो नेम रहेगा उसी को यूज करके प्रोजेक्ट का नेम बनाना है, डॉट लिख के। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेन। समझे बात को? इसकी मैं एक नोट्स भी बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो डोमेन के अंदर सारे मॉडल्स यानी पोकोस, एप्लीकेशन लेयर के अंदर जितने भी इंटरफेस रहेंगे वो विदाउट इंप्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारी एक्सटर्नल सर्विसेज यानी तुम्हारे केस में डीबी कॉन्टेक्स्ट, और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर तुम्हारा कंट्रोलर रहेगा। समझे बात को? तो स्टार्ट कर दे। नाम क्या दे दे प्रोजेक्ट का? इसका दे दो फॉर एग्जांपल ई विला बुकिंग। तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन का नेम फॉर एग्जांपल हो गया, बराबर। अब एक हो गया तुम्हारा डोमेन, एक हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन, एक हो गया तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, बराबर। चारों लेयर इस तरीके से बन जाएगी। ये सॉल्यूशन हो गया और बाकी ये प्रोजेक्ट हो गए। और खास बात ये है, देखो अभी तक तुम लोग प्रोजेक्ट ऐड करते थे तो उसके अंदर program.cs होती थी, बराबर। program.cs होती थी। अभी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टार्टअप नहीं रहेंगे। जिसमें program.cs है वही स्टार्टअप रहेगा, क्योंकि तुम्हारे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो program.cs है।
क्वेश्चन होगा ना कि स्टार्टअप कौन सा रहेगा। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट, अभी तक तो तुम्हारे एक सॉल्यूशन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट था तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन जब कभी भी सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो स्टार्टअप वही रहेगा जिसके अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस है। समझे बात को? क्लियर है? क्योंकि वहीं से तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि वो कंट्रोलर उसके अंदर मिलेगा तुमको, कंट्रोलर। बाकी जितने प्रोजेक्ट है ना वो यहां वहां रेफरेंस होंगे। अब रेफर कैसे करते हैं बता चुका, प्रोजेक्ट ऐड होता है दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ता है। तो जब उसमें प्रोग्राम डॉट सी एस नहीं है, उसके अंदर कंट्रोलर नहीं है बाकी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस पर रिक्वेस्ट नहीं आएगी। रिक्वेस्ट कहां आएगी? स्टार्टअप वाले प्रोजेक्ट में आएगी जिसमें कंट्रोलर है। तो बाकी जितने प्रोजेक्ट है ना वो ऐड होंगे एज अ क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। क्लास लाइब्रेरी बता चुका हूं मैं। वो वेब ऐप के कंट्रोलर नहीं रहेंगे, वेब ऐप के प्रोजेक्ट्स नहीं रहेंगे, उसकी टाइप जो रहेगी वो क्लास लाइब्रेरी रहेगी। जिस तरीके से डॉटनेट फ्रेमवर्क फाद भाई तुम लोगों को पढ़ाया है, उसके अंदर जो है वो क्या नाम है, डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी थी, वैसे ही डॉटनेट कोर की भी क्लास लाइब्रेरी है। ऐसा प्रोजेक्ट जो स्टैंड अलोन रन नहीं होगा बल्कि कहीं और रेफर होगा, उसको क्या बनाने का? क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी बहुत काम की चीज है, क्लास लाइब्रेरी बहुत काम की चीज है। फॉर एग्जांपल अभी डॉटनेट कोई फीचर तुम्हारे उसमें बढ़ाना चाहता है, जैसे अभी अपडेट आया, तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क नया नहीं आता है, कुछ डीएलएल ऐड होती है, कुछ क्लास लाइब्रेरी ऐड होती है। समझे? तो डॉटनेट भी जो कोड ऐड करता है वो क्लास लाइब्रेरी के फॉर्म में ऐड करता है। समझे बात को? कि ये दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर खाली रेफर होगी, स्टैंड अलोन रन नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो स्टैंड अलोन रन नहीं होगा वो क्लास लाइब्रेरी। इसलिए प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी ये डोमेन एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या रहेंगे? क्लास लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि रिफर होंगे दूसरी जगह पे, ये दूसरी जगह पे रिफर होंगे। तो मैं यहां पे आया विजुअल स्टूडियो में, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं वेब एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर बना लेता हूं। तो मैं यहां पे आया, इस पे क्लिक करो, ये तुम्हारे सॉल्यूशन का नेम हो गया। और यहाँ पे आके मैं एक डेस्कटॉप पे बना लूँगा यार, इसे डी में मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। कहाँ गया भाई? हाँ, क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है ना। यहाँ पे आया सिलेक्ट फोल्डर, उसको यहाँ बनाना है, ऐसे ही सेपरेट कर देना चीज़ों को। ये तुम्हारे सॉल्यूशन का नेम हो गया। नेक्स्ट करो, सॉल्यूशन का नेम, प्रोजेक्ट का नेम। अच्छा अच्छा, देखो अच्छा है मैं देख लिया, कोई बोल भी नहीं रहा था। ये प्रेजेंटेशन समझ में आई बात? ई विला बुकिंग डॉट प्रेजेंटेशन, ठीक है, सही है नाम। क्या? हाँ हाँ, ये अब सही है, बराबर। ई विला बुकिंग जो है तुम्हारा क्या है? सॉल्यूशन है, और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कंट्रोलर रहेगा, यानी पहला वेब ऐप। इसके बाद जितने प्रोजेक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हाँ, वेरी गुड। अब इसमें यहां सेलेक्ट करना है तुमको .NET 8, क्योंकि 9 क्या है? STS है। देखो 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और 8 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, बाकी STS है। तो .NET 8 सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS रहने देना है, और कंटेनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या है? डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। हाँ, ऐसा कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, समझे? ठीक है, क्रिएट।
ये कॉन्फ़िगर करके बताया था एक बार ना, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, खाली मेन मेथड नहीं रहेगा और कुछ नहीं बस। हाँ हाँ बराबर बराबर, नहीं नहीं अच्छा है, डाउट लाओ कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक बात याद रखो, डाउट पूछना कोई बुरी बात नहीं है, पूछो तुम, बस रिलेवेंट रहे। वो पूछता है तो कई लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसकी वजह से। ये हो गया अपना पहला प्रोजेक्ट। अब इसके बाद जितने प्रोजेक्ट ऐड होंगे वो कैसे रहेंगे, क्लास लाइब्रेरी। तो मैं अब सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करूंगा और ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अब देखो ये क्लास लाइब्रेरी, तुम लोग यहां से सर्च कर लेना क्लास लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी में तुम लोग को ध्यान दो, आवाज नहीं, क्लास लाइब्रेरी में C#, एंड्रॉइड, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज ये अपनी वाली है, बराबर है। यहां पे एक और रहेगी, देखो ये सेम है डॉटनेट को, लेकिन VB में है, विजुअल बेसिक, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, C# वाली। इसके अलावा नीचे डॉटनेट फ्रेमवर्क की भी रहेगी, देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क लिखा है, ये सिर्फ C# और विंडोज लिखा है, बाकी प्लेटफॉर्म नहीं है। समझे बात को, पहचान बता रहा हूं। तो ये वाली सिलेक्ट करना है अपने को। क्लास लाइब्रेरी में डबल क्लिक किया, यहां पे मैं इसको, अपने पास कॉपी है ना नेम, असल में मैं कोई भी चीज से कनेक्ट करता हूं मेरा लैपटॉप ना, तो एक ड्राइवर का इशू है, माउस चलता नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत से पहुंचता हूं मैं वहां तक। डोमेन, तो ये डोमेन का प्रोजेक्ट हो गया, evilla-booking.domain .NET 8, यस ठीक है। इसके अंदर ये क्लास की जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको डिलीट कर दिया। ये सेकंड प्रोजेक्ट अपना हो गया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी, एप्लीकेशन ठीक है। ये एप्लीकेशन का भी ऐड हो गया, ये क्लास को भी डिलीट कर दो, जस्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट चाहिए अपने को यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी ऐड हो गया। तो ये अपना प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। और एक अच्छा फायदा ये है कि पहले वेब यूआई का प्रोजेक्ट नहीं, प्रेजेंटेशन लेयर जिसमें कंट्रोलर रहेगा वो ऐड किया, तो ऑलरेडी वो पहला था, इसलिए ऑटोमेटिकली स्टार्टअप सेट हो गया वो, क्योंकि उससे पहले तो कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, अकेला था तो स्टार्टअप था। तो अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऐड किए तो फिर इसको तुम लोग को स्टार्टअप सेट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप। और मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्टअप सेट करना है तो वेरी गुड, सॉल्यूशन पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके मल्टीपल स्टार्टअप सेट बताया हो ना। तो अब डोमेन, तो डोमेन के अंदर तुमको जो है वो तुम्हारे पोकोस की एंट्री करना है। मैं यहां पे आया, अभी यहां कुछ दिख रहा है क्या, ये कैसे ओपन हुआ, ये एक तरीके से और ओपन होगा। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट प्रोजेक्ट फाइल, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है वो तुमको यहां पे दिख जाएगा। तो टारगेट फ्रेमवर्क .NET 8 इम्प्लिसिट यूजिंग, ये इनेबल है। ये इनेबल रखने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारी यूजिंग स्टेटमेंट जो सिस्टम के होते हैं वो तुमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल तुम स्ट्रिंग क्लास यूज करते हो, स्ट्रिंग क्लास बिलोंग करती है सिस्टम नेम स्पेस से, लेकिन तुमको लिखना नहीं पड़ता है। समझे बात को, स्ट्रिंग जो क्लास है वेरिएबल क्रिएट करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल, वो यूजिंग ऊपर सिस्टम, वो अगर तुम डिसेबल कर दोगे तो वहां शायद तुमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे इम्प्लिसिट यूजिंग जो है वो इनेबल करके रखो। नलेबल टाइप्स के लिए ये इनेबल करके रखो, जो रहेगा वो ऑलरेडी वैसी सेटिंग रहेगी। तो ये सब यहाँ छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये सब आर्किटेक्ट लोग करते हैं, अपने को यहाँ पे
जरूरत नहीं, मैं जस्ट इसलिए बता दिया कि तुम लोग को एटलीस्ट पता हो चीजें। और फिर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, ये अपने एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाए थे और ये सारी चीजों को कॉन्फ़िगर किए थे, तो ऑलरेडी यहां पे वो चीजें हैं। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन तुमको पता है, इसको इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। व्यू, व्यू के अंदर तुम लोग जब आओगे तो एक होम, ये होम यहां पे क्यों है, क्योंकि होम नाम का ऑलरेडी कंट्रोलर है, और होम कंट्रोलर जितने भी कंट्रोलर रहेंगे, एक नहीं जितने भी रहेंगे, तो हर कंट्रोलर के लिए स्पेसिफिक एक फोल्डर रहेगा व्यू के अंदर। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर भी ऐसे ही है। तो और उसके अंदर उसके स्पेसिफिक व्यूज रहेंगे। फिर एक रहेगा शेयर्ड फोल्डर, तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक रहता है तुम्हारा मास्टर पेज अंडरस्कोर लेआउट, समझे बात को। और उसके बाद वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, ये तुमको आगे समझ में आएगा, ये भी एक व्यू है। एक error डॉट CSHTML, ये भी एक व्यू है। और जब मैं इसको शेयर्ड को बंद कर देता हूं तो शेयर्ड की लाइन में, शेयर्ड के अंदर नहीं है, व्यू के अंदर देखो, व्यू के अंदर होम है, शेयर्ड है, वो फोल्डर है, और वही फोल्डर की लाइन में, फोल्डर के अंदर नहीं, फोल्डर की लाइन में व्यू इंपोर्ट्स और व्यू स्टार्ट है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, व्यू इंपोर्ट को शेयर्ड के अंदर डाल देते हैं, वहां नहीं, ये व्यूज फोल्डर के अंदर है। जिस तरीके से व्यू फोल्डर के अंदर होम है, शेयर्ड है ना, वैसे ही व्यू इंपोर्ट्स और व्यू स्टार्ट है। व्यू इंपोर्ट्स क्या है, ये यूजिंग स्टेटमेंट्स लिखने के लिए यूज होती है, ये पेरेंट व्यू है। तो जो नेम स्पेस इसके अंदर लिखोगे वो सब जगह इनहेरिट होके चली जाएगी, यानी तुम्हारे जितने भी व्यू है वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड है इस व्यू से। इसकी वजह से तुम टैग हेल्पर वहां लिखते हो, व्यू इंपोर्ट्स के अंदर वो एक लाइन लिखते हो, एड टैग हेल्पर्स एस्ट्रिक कॉमा microsoft.ASP.NET.Core.MVC.tag helpers वो लिखते हो ना, तो वो है क्या, वो क्या है, वो डायरेक्टिव बोलते हैं उसको। ये यूजिंग जो है ना वो भी एक डायरेक्टिव है, और टैग हेल्पर वो भी डायरेक्टिव है। तो वो डायरेक्टिव दो पैरामीटर लेता है, दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या है, यहां पे देखो, पहला पैरामीटर क्या है कि कौन सा टैग हेल्पर चाहिए तुमको, कॉमा किस असेंबली में से चाहिए, दो पैरामीटर ये लेता है, समझे बात को, कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स है। तो पहला तो मैं लिख दिया एस्ट्रिक, एस्ट्रिक यूज होता है किसके लिए, ऑल, जैसे एसक्यूएल के अंदर है ना सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो एस्ट्रिक ऑल मतलब मुझको सारे टैग हेल्पर चाहिए, नहीं ASP-4 भी चाहिए, ASP-कंट्रोलर भी चाहिए, ASP-एक्शन भी चाहिए, सारे मुझको चाहिए। तो मैं क्या लिख दिया, एस्ट्रिक। और कहां से चाहिए, तो इस असेंबली से चाहिए, समझ में आई बात। तो अब ये लाइन में यहां लिखा हूं, लेकिन ये सारे व्यू के अंदर चले आए, क्योंकि कहां लिखा हूं, व्यू इंपोर्ट के अंदर लिखा हूं, समझ में आई बात। तो ये थी व्यू इंपोर्ट, इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन होता है। दूसरा है व्यू स्टार्ट, ये क्या है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला व्यू है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर भी, डॉटनेट कोर के अंदर भी। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है मास्टर पेज की। अगर तुम्हारे यहां मल्टीपल मास्टर पेज है तो तुमको यहां कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई अभी ये चलना चाहिए, अभी वो चलना चाहिए, समझे बात को। तो यहां पे आके सिर्फ वो लिखना है। तो तुम्हारा मास्टर पेज ऑलरेडी शेयर्ड के अंदर देखो अंडरस्कोर लेआउट है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले व्यू स्टार्ट रन होगा, व्यू स्टार्ट रन होगा, मास्टर पेज पता चलेगा, फिर मास्टर पेज रन होगा, मास्टर पेज के बाद फिर तुम्हारे सारे व्यू रन होंगे और इस पे आ जाएंगे, समझ में आई बात। तो ये तो तुम्हारा व्यू। उसके बाद है मॉडल, मॉडल में एरर व्यू मॉडल है, इसकी अपने को जरूरत नहीं, इवन के अपने को मॉडल की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना मॉडल तो पूरा डोमेन के अंदर है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपने डिलीट कर देंगे। फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर यहां पे रहेगा एज इट इज जैसे रहता है। अब वेब रूट का फोल्डर, ये वेब रूट का फोल्डर इनेबल कैसे होता है, किससे, मिडलवेयर, आंसर ये है, समझे बात को, यूज स्टैटिक फाइल मिडलवेयर program.cs के अंदर, आंसर सही है सबका। तो वहां से अपने को इसको इनेबल करना, मैं प्रैक्टिकली बताया था, वो लाइन नहीं लिखोगे तो कोई भी डेटा ऐसे नहीं जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ब्राउजर तुम्हारे C# के कोड को एक्सेस नहीं कर सकता, ब्राउजर सिर्फ एक्सेस कर सकता है वेब रूट के फोल्डर को, समझे बात को। तो इसके अंदर जो भी PDF रहेगा, CSS रहेगी, JS रहेगी, इमेजेस रहेगी, ब्राउजर यहां से उठा सकता है, लेकिन कोड को नहीं एक्सेस कर सकता तुम्हारे सर्वर साइड के, यानी C# के, इसलिए यहां से हम उसको एक्सेस देते हैं, ठीक है।
तो यहां पे CSS है, ब्राउजर रिलेटेड है। CSS किसके लिए लिखते हैं? फ्रंट एंड के लिए लिखते हैं। फ्रंट एंड किस पे चलता है? ब्राउजर पे चलता है। तो ये CSS हो गई। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के लिए है। लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी के अंदर बूटस्ट्रैप है। क्या है ये? CSS का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड के लिए। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड के लिए है। जावास्क्रिप्ट ये जेक्वेरी वैलिडेशन, जेक्वेरी वैलिडेशन अजीब सा है, अनऑब्स्ट्रू कुछ तो है ऐसा, सिर्फ वो यूज होता है वैलिडेशन के लिए। तो ये जितनी भी चीजें किसके लिए? ब्राउजर स्पेसिफिक है। समझे बात को? वो कहां पे है? वेबरूट के अंदर है। क्यों? क्योंकि वेबरूट का एक्सेस तुम इजीली ब्राउजर को दे सकते हो, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वेबरूट पूरा कॉन्फ़िगर किए थे अपने। अब एक चीज नोटिस की है कि नहीं पता नहीं, अपने कॉन्फ़िगर किए थे बूटस्ट्रैप को कैसे? CDN के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब CDN के थ्रू मैं 2 मरतबा कॉन्फ़िगर करके बताया, जब फ्रंट एंड पढ़ा रहा था अलग से तब बताया था, और अपना जो प्रोजेक्ट एमटी से स्टार्ट किए उसमें भी कॉन्फ़िगर करने बताया था। तो वहां पे हम CDN से किए थे ना, मैं बताया था कि लगे तो फाइल डाउनलोड करके अपने यहां पे बना भी सकते हैं, समझे? एज ए एक्सटर्नल CSS इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहां पे वही किया था कि बूटस्ट्रैप का फोल्डर, उसके अंदर डिस्ट, उसके अंदर CSS के अंदर ये सारी फाइल है। और ये कहां पे अपने को लिंक करना है? मास्टर पेज पे, क्योंकि सारे व्यू वहीं जाएंगे ना, सारे व्यू वहीं जाएंगे। तो जाएंगे तो किसकी वजह से जाएंगे? मास्टर पेज पर जाएंगे, और वहां पे जाएंगे किसके पास? रेंडर बॉडी, समझे? इसलिए तुमको हर व्यू पे पूरा HTML हेड बॉडी नहीं लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भी कंटेंट है व्यू का, वो जाके रेंडर बॉडी में रेंडर होगा, और रेंडर बॉडी के ऊपर पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है। वो कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? मास्टर पेज लेआउट। तो यहां पे आओ, ये लेआउट, यहां पे सारी चीजें तुम्हारी लिखी हुई। तो रेंडर बॉडी ये, समझे? तो तुम्हारे सारे व्यू यहां पे आके रेंडर हो गए, उसके ऊपर पूरा HTML लिखा हुआ है। तो हर मर्तबा तुमको व्यू के अंदर HTML लिखना नहीं पड़ता है। अब बगैर HTML लिखे चलेगा कैसे? मतलब HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग ये नहीं लिखते हो ना, तुमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यू यहां पे आके रेंडर होता है, उसके ऊपर सारे HTML के टैग्स जो है वो लिखे हुए हैं। तो तुमको यहां लिंक करना है, तो ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर्ड है। यहां देखो, ऐसे ही किए थे, लिंक टैग दिख रहा है, REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखे थे, उसके बाद href में दिख रहा है। तो ये पाथ को देखो, लाइब्रेरी दिखी, यहां देखो, अब लाइब्रेरी के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर CSS, CSS के अंदर bootstrap.min.css, वो यही फाइल है यहां पर, समझे? यहां पे एक ग्लिच है, यहां पे एक ग्लिच है, पता नहीं अपडेट शायद माइक्रोसॉफ्ट करेगा तो शायद सही हो जाए। bootstrap.min.css को इसने लिंक करने की कोशिश किया है, बराबर है? किसके अंदर? लाइब्रेरी के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, डिस्ट के अंदर, CSS के अंदर। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, डिस्ट के अंदर, CSS के अंदर bootstrap.min.css नहीं है, bootstrap.css है। मिनिफाइड वर्जन यहां पे है नहीं, समझे बात को? समझ में आई बात? ये मिनिफाइड वर्जन यहां पे नहीं है, तो यहां पे आके एक काम करने का, मिन हटा देने का, समझे बात को? तो ऑटोमेटिकली इवन तुम लोग खुद से भी ये पूरा काम कर सकते हो। यहां href में यही लिंक करना है ना, अलिफ मदा, ये अपना, इसको क्या बोलते हैं? टिल्ड, इसको टिल्ड बोलते हैं। ये मैं ऐसा किया, ये फौरन जैसे ही तुम करोगे तो ये वेबरूट का एक्सेस दिया तुमको। वेबरूट के अंदर में आया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर में आया बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर में आया डिस्ट, डिस्ट के अंदर में आया CSS, CSS के अंदर देखो ये फाइल है। अच्छा फाइल है लेकिन दिख नहीं रही है यार, देखो, मतलब वो हाइड है, मतलब वो ऐसे नहीं दिख रही है लेकिन वो हाइड करके रखा है मिनिफाइड वर्जन। समझ में आई बात? तो बूटस्ट्रैप डॉट, बूटस्ट्रैप नहीं, ग्रिड है, बूटस्ट्रैप, हाँ आया ना, bootstrap.min.css, मतलब मिनिफाइड वर्जन है, फोल्डर में नहीं दिख रहा, हाइड करके रखा है उसने।
अगर इसको देखना चाहे अपने, अगर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, पकड़ लिए, यहाँ आके दिख गई है ना, चलो हाइड करके रखा है, समझ में आई बात। कोई चीज ऐसी है उसके पीछे पड़े आने का, एकदम हो गया ना क्लियर। तो बहरहाल ये था अपना इसका वेब रूट, www रूट फोल्डर। इसको कैसे एक्सेस करते हैं कोड के अंदर वो अपने देखेंगे। फिर एक फोल्डर है तुम्हारा प्रॉपर्टीज का, ये मॉडल बन, व्यू बन, ठीक है। पहले उससे पहले ऐप सेटिंग देख लो। ऐप सेटिंग, ऐप सेटिंग क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तुम्हारे एप्लीकेशन के जितने सीक्रेट्स होते हैं, यानी डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड जो अगर कोई चीज है या सीक्रेट की है, तो वो सारी यहां पे रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल को तुम अपने कोड के अंदर फेच कर सकते हो। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, फौरन तुमको ये फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। ये फाइल के कोई भी ब्लॉक को तुम रीड कर सकते हो। आगे चल के तुमको ये वाला ब्लॉक रीड करना है तो रीड कर सकते हो, समझे बात को। कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करना है, यहाँ पे लिखे हो तो रीड, तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को रीड कर सकते हो यूजिंग बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको चेंज कर दूंगा, समझे। कि बिल्डर भी नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? मैं ऐसी फाइल में हूं जहां मेरे पास बिल्डर का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो वो एक्सेस करना अपने सीखेंगे आगे चल के, एकदम सिंपल है, समझे। तो ये अपनी हो गई कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। और इसका भी ना दो वो रहता है, ये देखो, बल्कि दो क्या, आप मल्टीपल जितना चाहो बना सकते हो। मैं तुमको बता रहा हूं मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसमें तुम कोड कर रहे हो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बाद तुम वो कोड को पुश कर देते हो, भेज देते हो क्यूए में, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, फिर उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। वो लोग ऑटोमेटिव टेस्ट रन करते हैं उसके ऊपर, और ऑटोमेशन प्रोसेस से वो चेक होता है, अलग अलग वैल्यू इंसर्ट होती है, देखेंगे बड़ी वैल्यू इंसर्ट होगी कि तुम्हारा एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं, कि क्रैश तो नहीं हो जा रही है। मैनुअल टेस्टिंग भी करते हैं वो लोग। तो क्यूए, क्यूए पे तुम्हारा कोड चलेगा, वो लोग एप्लीकेशन को रन करके चेक करेंगे, समझे बात को। अब वो चेक हो गया, फिर उसके बाद वो लोग उसको कोड को पुश कर देंगे यूएटी के अंदर। यूएटी में और डेंजर वाली टेस्टिंग होगी। यूएटी में एक इन्वायरमेंट है, तो यूएटी में टेस्टिंग होगी। यूएटी थोड़ा सा इससे और ज्यादा डेंजर टेस्टिंग होती है। वहां जैसे अभी डेवलपमेंट में तुम 3-4 रिकॉर्ड डाल के टेस्ट कर लिए, क्यूए वाले 10-15-20-100 डाल के टेस्ट कर लेंगे। और यूएटी पे जब जाएगा तो लोग 1,000 रिकॉर्ड डाल के टेस्ट करेंगे, सिनेरियो अलग अलग देख के। फिर यूएटी के बाद एक स्टेज और होता है एमएनसी के अंदर, स्टेजिंग बोलते हैं उसको। तो स्टेजिंग के ऊपर चेक होएगा। स्टेजिंग मतलब क्या? कुछ मल्टीपल स्पेसिफिक यूजर के लिए उसको लाइव किया जाता है, समझे बात को। तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे चेक होएगा। अब स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे भी चल गया सब सही से, फिर प्रोडक्शन पे जाएगा, जो तुम्हारा मेन इन्वायरमेंट जिससे एप्लीकेशन चलती है, जो सारे यूजर को दिखती है, लाइव एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लाइव होने से पहले इतने एनवायरमेंट से गुजरती है। इसमें से कहीं भी अगर फटेगा तो वापस आएगा, फौरन जो डेवलपर उसको डेवलप किया वो फीचर को ना, उसको असाइन होगा, रीअसाइन हो जाता है फौरन। जैसे भी मेरे यूजर स्टोरी मुझको रीअसाइन हो गई, मैं उस पर काम किया था, तो डेट का फॉर्मेट मुझको एक स्पेसिफिक बोले थे, तो मैं 3 अलग अलग फॉर्मेट से चेक कर लिए थे कि इससे आएगी तो भी सही डेट हो जाना चाहिए। उन लोगों को चाहिए था DD MM YYYY, इसमें चाहिए थी डेट, और वो डेट आई भी थी एक भलती जगह से। और मेरे को बोला गया था इसको जावास्क्रिप्ट में ही करना है, C# को छूना भी नहीं है। तो मैं जावास्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट में उसको किया फ्रंट एंड पे। अब करने के बाद मैं 3 तरीके की डेट से उसको चेक कर लिया था कि तीनों में से कोई भी आएगी तो फॉर्मेट कर देना, और आई एक चौथी और वो कैसे आई पता है? डेवलपमेंट में नहीं आई, डेवलपमेंट से निकल गया कोड मेरा, सब सही चल रहा था। अच्छा, मैं फोटो खींच के भेज चुका था पहले ही कि देखो सब सही है। वहां पे वो दूसरे क्यूए पे जाके फट गया। मतलब क्यूए पे और 2 कॉलम के लिए किया था, एक कॉलम पे सही चल रहा था, दूसरा वाला कॉलम तो उस पर ऐसा फॉर्मेट आया ना कि वो मेरे 3 फॉर्मेट में से था ही नहीं। तो कोड फटा, तो मेरे को फौरन आया उसका कि भाई ये ऐसा हो रहा है यार यहाँ पे। मैं बोला देखो मेरे लोकल में तो सही चल रहा है। बोले लेकिन यहाँ फट रहा है। तो चेक किए, तो आर्किटेक्ट बहुत देर तक हम लोग कॉल पे चेक किए, तो उन लोगों को भी नहीं समझ में आया। तो मेरे को बोला फैसल को चेक करो यार। बोला मेरी तो मजा आती है, कोई नहीं समझा तो मेरा क्या। तो फिर मेरे को मिला, बोले मेरे पास दूसरा काम था ऑलरेडी, तो मेरे को बोले वो छोड़ो, ये हाई प्रायोरिटी पे है, इसको करो। तो फिर उसको मैं किया रात में, तो वो
हॉटफिक्स था, उसको बोलते हैं हॉटफिक्स। मतलब जो कोड अभी जाने वाला है, मतलब आगे बढ़ने वाला प्रोडक्शन पे, और वहां कोई इश्यू आ गया तो उसको बोलते हैं हॉटफिक्स, वो जगह पे करके देना पड़ता है। वो जो काम है छोड़ो, पहले ये करो। तो इस तरीके से कंपनी में एनवायरनमेंट चलता है। तो ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन जो डेवलपमेंट दिख रहा है ना, ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन, इस तरीके से ऐप सेटिंग्स डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन भी बन सकती है, स्टेजिंग डॉट जेसन भी बन सकती है। समझे बात को? मैं इसलिए बताया क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना, तो यहां अचानक एक बार मेरे से क्लिक हो गया और ये खुला, तो हम लोग दोस्त लोग बैठ के पढ़ रहे थे। मैं बोला तेरे प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं अभी तक देखा ही नहीं था कभी वो चीज। फिर मेरे को फात भाई से पूछना पड़ा, बोले प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बोले नहीं, गड़बड़ नहीं हुई है, वो ऐसे ही रहता है, वो इन्वायरमेंट है अलग अलग। समझे बात को? इसलिए तुम लोग को बता दे, तुम लोग को मिस्टेक ना हो। वो फोल्डर स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। फिर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन, इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। तो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में तुम लोग आओगे, वही हो जा लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन। तो एप्लीकेशन लॉन्च होने के टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जो सेटिंग्स होती है, वो यहां पे होती है। समझे बात को? यहां सबसे पहले तुम लोग आओगे तो तुमको IIS दिखेगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन, क्या कुछ तो फुल फॉर्म भूल गया मैं, कुछ तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, शायद ऐसा कुछ है। तो IIS की यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होती है। कोई चेक कर लो IIS क्या होता है, फुल फॉर्म, अब भी क्लियर हो जाएगा ना। वो IIS, IS नहीं है, IIS। तो IIS सेटिंग्स, तो इसके अंदर ये विंडोज स्पेसिफिक सर्वर है। तो यहां जो भी तुम लिखोगे वही तुमको देखो यहां पे दिखेगा, सर्विसेज, हाँ, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहां पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग करते हो ना, वही प्रोजेक्ट रन करने के टाइम पे तुमको यहां पे दिखती है। ये देखो यहां पे कहां है, नीचे देखो प्रोफाइल्स, ये प्रोफाइल्स है। अब प्रोफाइल्स वाला ऑब्जेक्ट ध्यान देना, ये जेसन क्या होता है? जेसन होता है की वैल्यू पेयर। तो ये हो गई प्रोफाइल की की। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, अब इसके अंदर मल्टीपल प्रोफाइल रहेगी। तो एक प्रोफाइल है HTTP, दिख रहा है? वही प्रोफाइल तुमको यहां दिखेगी, देखो दिखा HTTP। उसके बाद देखो यहां HTTPS, तो देखो यहां HTTPS। उसके बाद देखो नीचे रहेगा IIS एक्सप्रेस, तो IIS एक्सप्रेस दिख रहा है। ये सारी प्रोफाइल जो आती है ना, वो यहां से आती है। तो मेजरली ये 3 प्रोफाइल जो है वो यूज होती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि मल्टीपल भी बना सकते हैं। इवन के तुम लोग यहां चेंज कर दोगे, इसको सेव करो, दिखा? समझे? पढ़ने का तो एकदम ऐसा मचा देने का, सब चीज समझ डालने का। पूछो फिर कुछ भी पूछना है मेरे से, मेरे को क्या मतलब है। तो ये हो गया लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन। अब यहां पर जो रन होता है, जैसे अभी मैं ये प्रोजेक्ट ये प्रोफाइल पे रन किया, तो इस वाले 5272 पे रन होगा। समझे बात को? 5272 पे रन होगा। SSL पोर्ट अगर मैं उसको चेंज करना है तो मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं। बहरहाल इतना डीप में जाना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चेंज करना पड़ता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ना, वो तुमको तुम्हारा सीनियर बताएगा, वहां जाके चेंज। अब तुम उसको पूछो लॉन्च सेटिंग क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो फाइल कहां है, फोल्डर कहां है। वो बोलेगा लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में जाना जरा, तब तुम ढूंढ रहे हो। ये सब नहीं, वहां क्या लिखना है वो सब बताएगा। मैं खुद पूछता हूं, जो भी कंपनी ज्वाइन करोगे ना, हर कंपनी के प्रोजेक्ट सेटअप अलग होते हैं, हर कंपनी का प्रोजेक्ट सेटअप अलग होता है। तो तुमको तुम्हारा सीनियर बताएगा, वो कनेक्ट करेगा, प्रॉपर पूरा बताएगा। लेकिन वहां पे ये सब हरकत नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना इन डेप्थ बता रहा हूं, तुमको पता होना चाहिए। जैसे मल्टीपल स्टार्टअप सेट करना होता है प्रोजेक्ट। अभी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर UI भी है, API भी अलग अलग चीज है, मल्टीपल स्टार्टअप सेट करना है, तो पब्लिक हैरान रहती क्या करना है। समझे? उसके लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। तैयारी जॉब के लिए करना है अपने को, तो जॉब रिलेटेड जितनी भी चीजें सब आनी चाहिए अपने को। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। उसके बाद है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसी के अंदर अभी तो जस्ट फ्रेमवर्क दिख रहा है तुम लोगों को। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी मॉडल की जरूरत है, मॉडल का लिखा हुआ है, डोमेन में लिखा हुआ है, बराबर है।
उसको यहां पर एक्सेस करने के लिए मुझको पहले डोमेन का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो यहां पे एक प्रोजेक्ट करके एक बनेगा, जैसे अभी एनालाइजर है, फ्रेमवर्क्स है ना, प्रोजेक्ट्स करके बन जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट यहां रिफर करूंगा ना मैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, यहां तुमको दिखेंगे। फिर आगे चल के मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इंस्टॉल करूंगा तो यहां पे आ जाएगा एक क्या, पैकेजेस। वो सारे पैकेजेस यहां दिखेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर है वो सब डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर तुमको दिखेंगे। चाहे वो प्रोजेक्ट हो, डोमेन पर डिपेंड कर रहा है ना, मैं प्रेजेंटेशन लेयर ऐड किया डिपेंडेंसी पे दिखेगा। अभी एंटिटी फ्रेमवर्क कोड मेरे को लग रहा है इंस्टॉल करना है तो डिपेंडेंसी के अंदर पैकेजेस में मुझको दिखेगा। समझे बात को? क्लियर है? डिपेंडेंसीज इसमें आने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता क्या है। तो ठीक है, ये था अपना हल्का सा ओवरव्यू कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। इसी में 7:30 हो गया। वह सब बंद कर दे। इसमें कुछ चेंज किया क्या? मैं स्पेस होगी खाली। तो ये प्रोजेक्ट जो है अपना रेडी हो गया है। मतलब बेसिक सेटअप जो आर्किटेक्चर का बोलते हैं ना, बेसिक सेटअप हो गया। अब इसको अपने कहां पे पुश कर देंगे? गिटहब पे। समझे बात को? इसको डाल देते गिटहब पे और हर मर्तबा जितना भी कोड करेंगे हर लेक्चर का उसको लेक्चर वाइज पुश करते जाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि लोगों को गिटहब आता नहीं है। अपने इधर से पढ़ के लोग गए, 2-2 साल एक्सपीरियंस, 1-1 साल एक्सपीरियंस लगा दिए, गिट ही नहीं आता है। उसमें से मैं भी था एक। दूसरे की क्या मिसाल देने का, अपने कम है क्या एड़े चाले में? समझे? तो मैं गया था तो मेरा भी वही हाल था। तो इसलिए समझ लो गिटहब कैसे चलता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट जो होता है वो ऐसा सबकी मशीन पे अलग अलग नहीं होता है। एक सेंट्रलाइज प्लेस है, एक जगह है, एक सर्वर है समझ लो। वहां पर तुम्हारा कोड, तुम्हारी रेपोजिटरी, अभी यहां जो रेपो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये अपने प्रोजेक्ट के रेपोजिटरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गिटहब पे रेपोजिटरी का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो एक फोल्डर, एक रेपो, एक फोल्डर बना दो और उसके अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट डाल दिए और सब गिटहब की आईडी बना लिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट डाल दिया, तुम लोग सब गिटहब की आईडी बना लिए और मैं सबको कंट्रीब्यूटर में ऐड कर दिया। अब सब क्या करोगे पता है? वहां से क्लोन करोगे प्रोजेक्ट को। क्लोन वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोन, क्योंकि कंपनी में जाते टाइम पहली मर्तबा क्लोन कर बोले, प्रोजेक्ट क्लोन कर ले। अब मेरे को भी नहीं आता था क्लोन करने, मैं सोचा क्लोन कैसे करूं। तो वो तुमको गिटहब की लिंक देगा जहां तुम्हारा प्रोजेक्ट है। समझे बात को? जहां प्रोजेक्ट है ना गिटहब पे, वो तुमको लिंक दे देगा। वो लिंक लेने का और विजुअल स्टूडियो ओपन कर देगा। ये विजुअल स्टूडियो ओपन किया, क्लोन ए रेपोजिटरी दिख रहा है। मैं वर्ड रेपो इसलिए यूज कर रहा था, क्लोन ए रेपोजिटरी। इस पे क्लिक किया, क्या लिखा है? रेपोजिटरी की लोकेशन, यहां उसको पेस्ट कर देने का। तो वो वहां से उठा के प्रोजेक्ट लेके आ जाएगा गिटहब पे से। और कहां पे सेव करना है तो यहां पाथ बता दो कि भाई सी ड्राइव के अंदर या जहां भी तुमको करना है। इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट तुम्हारे लोकल में आ जाएगा। अब मेरे लोकल में प्रोजेक्ट आ गया, बराबर है। अब जो मैं चेंजेस करूंगा ना, तो वहां चेंजेस नहीं होंगे, मेरे लोकल में ही होंगे। अब मैं पुश करूंगा तो चेंजेस जाएंगे, लेकिन पुश जब मैं करूंगा तो एक ब्लॉकर होता है, एक चेक पॉइंट होता है। तुम्हारा सीनियर जो है वो उसको रिक्वेस्ट जाएगी, वो चेक करेगा कोड सही है तो वो अप्रूव करेगा तो कोड मर्ज होगा। समझे बात? तो इस तरीके से चलता है। वरना डायरेक्ट अगर सबकी उसको प्रोजेक्ट दे दिए, लाख का 12,000 कर देगी पब्लिक, एकदम ज्यादा हार्ड डिजाइन है, बटन पे क्लिक के बटन घूम रही है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबको क्या दे देते हैं? एक क्लोन। समझे? तो क्लोन ये पहला स्टेप है। देखो स्टेप एकदम सिंपल है, लेकिन जब नहीं पता रहता है ना तो फिर जो है वो टांग कांपने लगती है। इसलिए बता रहा हूं, कुछ नहीं। तो ये मैं प्रोजेक्ट गिटहब पे डालता हूं और अपने क्या करेंगे, जितने चेंजेस करेंगे ना हर मर्तबा हर लेक्चर में पुश कर देने का उसको। तो पुश भी समझ में आ जाएगा, कमिट भी समझ में आ जाएगा, कमिट क्या होता है। तो इसको ऐड टू सोर्स कंट्रोल, हाँ, वर्जन कंट्रोल और सोर्स कंट्रोल ये दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, गिट को। वर्जन कंट्रोल टूल या सोर्स कंट्रोल टूल, ये क्या है? गिटहब। समझे बात को? इसमें अलग अलग भी यूज होता है, एसवीएन करके भी यूज होता है
और गिटहब भी यूज होता है और बिट बकेट भी यूज होता है, अलग अलग है, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादा जो है गिटहब चलता है। समझे बात को? तो इसलिए गिटहब बता देता हूं। तो ये करने से पहले तुम लोग की गिटहब पे आईडी बनी होनी चाहिए। तो github.com पे जाना, वहां पे अपनी आईडी बना लेना, जैसे faisal.momin@github.com, वहां जाके आईडी बना लेना। जब तुम लोग आईडी बना लोगे फिर ये प्रोजेक्ट बनाना। जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहां पे ऐड टू सोर्स कंट्रोल गिट, मैं इस पे क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट मेरे को वो बता देगा, देखो फैसल फैयाज आया, फोटो सब आ गया है कि नहीं, तो अपना लॉगिन है। तो तुम लोग भी क्या करोगे, तुम लोग को यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देगा वो, तो तुम जैसे क्लिक करोगे तो गिटहब के पेज पे जाएगा, गिटहब के पेज पे जाएगा फौरन वहां पे वो वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए बोलेगा। अगर तुम लोग कोई मेल डाले तो मेल पे तुम लोग को आ जाएगा। और सेम काम तुम लोग क्या करना बताए, गिटहब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मोबाइल पे डाउनलोड करके सेम आईडी से लॉगिन कर लेना। समझे? तो वेरिफिकेशन कोड का मसला भी हल हो जाएगा। तो तुम लोग कभी पासवर्ड भूले या कोई सीन हुआ तो दोनों जगह तुम्हारे पास रहेगा। सारी चीजों को तुम लोग एकदम अप टू डेट, जितनी चीज मेरे को आती है मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझे बात को? मेरे को इतना ही आता है, मेरे को इतना ही आता है, बहुत हार्ड नहीं हूं मैं, इतना आधा पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इसमें से तुम लोग कितना परसेंट ग्रास्प कर लेते हो तुम लोग के ऊपर है। समझे? तो यहां पे आना है तुमको। अब यहां पे आके विजिबिलिटी, तो यहां मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूं तो किसी को दिखेगा नहीं, कोई मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जाएगा तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये प्राइवेट रेपोजिटरी है। समझे बात को? तो ये हो गया यहां पे। अब ऐड रीडमी, अगर ये मैं करूंगा तो एक रीडमी फाइल ऐड हो जाएगी प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए, उसकी भी जरूरत अपने को है नहीं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कुछ मसला नहीं है। तो ये हो गया फैसल फैयाज, रेपोजिटरी का नेम है ई विला बुकिंग, डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख सकते हैं अपने, डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया ये विला बुकिंग ऐप डेवलप्ड इन .NET कोर, ठीक है, और ये प्राइवेट है, बराबर है, ठीक। क्रिएट एंड पुश, अच्छा हाँ सेव कर दो, चलो सेव कर देगा। क्रिएट गिटहब रेपोजिटरी स्टार्टेड, ठीक है। अब यहां पे आओ क्रोम पे, github.com साइन इन, ये मेरा फिंगर सेट है तो मैं फिंगर से कर लिया, तुम लोग पासवर्ड डाल लेना। लॉगिन हो गया, ये मेरी रेपोजिटरी है, देखो दिख रहा है, समझे बात को? इस पे क्लिक करो, देखो एप्लीकेशन, डोमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, खुश हुई अब तू? समझे बात को? ये हो गया, यहां पे कहा गया, अच्छा है 0 है। देखो यहां पे पुश का ऑप्शन रहेगा, तो प्रोजेक्ट जब बनता है ना तो एक इनिशियल कमिट करना होता है, इनिशियल पुश, ये वो है। तो मैं यहां पे पुश पे क्लिक किया, योर टास्क विल कंटिन्यू इन, यहां देखना है तो यहां इसको देख सकते हो क्या चल रहा है। हो गया, क्रिएटेड एंड पुश रेपोजिटरी टू गिटहब सक्सेसफुली, तो इनिशियल पहला वो हो गया। इसको खाली रिफ्रेश करो तो यहां पे तुमको कमिट दिखाएगा, कमिट्स दिख रहा है, ऐड प्रोजेक्ट फाइल, ये एकदम स्टार्टिंग पुश हो गया, मेरा प्रोजेक्ट यहां पे आ गया। समझे? ऐड करने का पहला इनिशियल कमिट, उसको पुश, वो इनिशियल कमिट होता है, तो ये तुम्हारा चलेगा। मैं कमिट और पुश का डिफरेंस बता दूंगा जब अभी इसमें चेंजेस जब करना स्टार्ट करूंगा तो। समझे? भाई ये समझ लेना कि इनिशियल कमिट है जो पुश पे क्लिक करने से होता है। अब यहां पे आओगे, यहां देखो, यहां से गया था हूं, ठीक है, व्यू ऑल कमिट्स, यहां पे क्लिक करोगे, यहां तुमको सारी डिटेल दिखेगी। ये सारी डिटेल तुम्हारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, गिटहब स्पेसिफिक है। अभी ये दिख रहा है मास्टर,
ये एक्चुअल में जो तुम प्रोजेक्ट डाले हो ना गिटहब पे, ये वो ब्रांच है, यही ये यहां पे पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट तुम्हारा पड़ा हुआ है ना वो यहां पे पड़ा हुआ है। अब अगर मेरे को यहां पे कोड, और इसके यहां पे आने का एक और तरीका है, ये दिख रहा है गिट, गिट पे क्लिक करो, मैनेज ब्रांचेस, वहीं पहुंचे, समझे बात को, वहीं पहुंचे। ये मैं रेगुलर मुझको करना पड़ता है, ये जो मैं तुम लोग को बता रहा हूं ना, ये डेली बेसिस पे मुझको करना पड़ता है और पब्लिक को समझता नहीं है। अब ये मास्टर, ये मेन ब्रांच है तुम्हारी। अब मैं इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू लोकल ब्रांच फ्रॉम, इस पर क्लिक किया तो अभी देखो कंपनी में तुम गए, प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया, प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया। ये मास्टर जो मेन है, जहां छेड़छाड़ नहीं करना है, ये वो है। तो वो बोलेगा ठीक है चेकआउट करो, चेकआउट करने का मतलब है वो ब्रांच में चले आना, वो ब्रांच में मैं आ गया। देखो यहां दिख भी रही है, मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये दिखा मास्टर, मतलब अभी मैं ये ब्रांच में हूं, ये मेरे लोकल में आ गई है, वहां से उठ के मेन ब्रांच मेरे लोकल में, को यहां कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं चेकआउट कर लिया हूं इसको, चेकआउट करना मतलब वो ब्रांच में आ जाना, समझे बात को, मैं वो ब्रांच को चेकआउट किया हूं, चेक इन नहीं है, चेकआउट किया हूं। तो वो ब्रांच को चेकआउट किया हो तो मेरे को यहां दिख रही है मास्टर, लेकिन मुझको मास्टर में कुछ नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मास्टर से एक लोकल ब्रांच बनाऊंगा, जिसको नॉर्मली फीचर ब्रांच भी बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझको बोला कि ये ड्रॉप डाउन बना दो यार जरा, तुम लेफ्ट पैनल कर दो, तो मैं वो लेफ्ट पैनल वाले फीचर को, फीचर है ना एप्लीकेशन का, उसको डेवलप करने के लिए मैं एक फीचर ब्रांच बनाऊंगा। कहां से बनाऊंगा, मास्टर से बनाऊंगा। ये तो मेरी मास्टर ब्रांच है, जिसमें अभी मैं लोकल में मुझको दिख रही है, और रिमोट में देखो ओरिजिन स्लैश मास्टर, ये ओरिजिन स्लैश मास्टर ये मेन ब्रांच है, जिसको मैं एक्सेस कर लिया हूं लोकल में। तो यहां छेड़छाड़ नहीं करना है, इससे मैं क्या बनाऊंगा, फीचर ब्रांच बनाऊंगा। फीचर ब्रांच बनाना एकदम सिंपल है, ये गिट पे आओ, मैनेज ब्रांचेस, मैनेज ब्रांचेस में तुमको यहां पे तुम्हारी दिखेगी, यहां पे राइट क्लिक करने का, न्यू लोकल ब्रांच फ्रॉम। अब यहां ब्रांच बना सकते हो तुम, जो फीचर ब्रांच बनेगी ना वो यहां बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे दिया उसका फैसल स्लैश समथिंग, तो होगा क्या पता है, इस नाम से ब्रांच बनेगी और वो मास्टर ब्रांच के कोड की एक कॉपी इस ब्रांच में आ जाएगी, और यहां पे लिखा हुआ है चेकआउट ब्रांच, और ऑटोमेटिकली तुम मास्टर से निकल के समथिंग वाली ब्रांच में आ जाओगे, फीचर ब्रांच में आ जाओगे, समझे बात को। और फीचर ब्रांच कहां से बनी है, मास्टर के उससे बनी है ना। तो अब जब तुम कोड पुश करोगे तो कहां जाएगा, मास्टर में जाएगा, और अप्रूवल सीनियर का लगेगा, जो भी टेक लीड होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, समझे बात को। इस तरीके से मामला चलता है। फिलहाल ये सब मैं करूंगा नहीं, इसको कर दो कैंसिल। अगर मैं क्लिक कर दूंगा, अभी मैं फैसल स्लैश लिख के बनाया ना, तो होगा क्या पता है, या रिमोट ओरिजिन के अंदर फैसल का एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर समथिंग नाम की ब्रांच बनेगी। अपने कैसे फोल्डर हायरार्की ऐसे ही ना स्लैश से ही बनती है ना, समझे बात को। और अगर मैं ये ना लिखूं तो फिर डायरेक्ट यहां बनेगी समथिंग नाम की ब्रांच, मास्टर के नीचे। हम लोग की कंपनी में ये मास्टर का नाम है डेवलपमेंट ब्रांच दिखाया था। ये चीज मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह, कभी मेरा लैपटॉप लेके आया ना, तुम लोग जब ये चीज समझ जाएगी तो मेरे लैपटॉप में जब दिखाऊंगा ओरिजिनल, तो तुम लोग बोलेगे यार सब सेम ही है, यही है। तो डायरेक्ट यहां पे ब्रांच बन जाएगी, क्लियर है। ये रिमोट ओरिजिन देखो, अभी मास्टर दिख रही है, फैसल स्लैश करके लिखूंगा तो यहां बन जाएगी। लेकिन ये सब करना नहीं, जस्ट तुम लोग को बता रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ होगी ना तो पागल हो जाओगे। सीधा सीधा चलना, ये पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अपने डायरेक्ट अभी मास्टर में ही, अपने को तो किसी को देना नहीं है ना कोड, तो सीधा मास्टर में ही मचाते, समझे बात को। ठीक है, तो ये था कुछ ओवरव्यू गिटहब का, ब्रांच कैसे बनती है और प्रोजेक्ट ऊपर कैसे जाता है। तो ऊपर अपना प्रोजेक्ट चले गया, और अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी ये पेन दिख रहा है, इसमें भी जीरो चेंजेस है, मतलब ये फाइल में सॉल्यूशन में मैं कोई भी चेंजेस नहीं किया हूं। अब मैं यहां पे आता हूं तुम लोग दिखाने के लिए, डोमेन में आया, अब मैं क्लास ऐड कर रहा हूं।
नीचे देखो ये आया, ये इसको अननेसेसरी नेम स्पेस हटा दिया मैं, और ये क्लास को कर दो पब्लिक। पब्लिक क्यों? क्योंकि ये क्लास दूसरी असेंबली में यूज होगी ना, इंटरनल रखोगे तो यूज होगी क्या? नहीं होगी। समझे बात को? एक्सेस मॉडिफायर पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा डीप में प्रैक्टिकली, लेकिन मैं पिन करते हुए चलूंगा, जो भी टॉपिक अपने को आया खाली रिवीजन होते रहना चाहिए। तो देखो चेंजेस आए दिखे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक किया, फौरन यहाँ पे देखो गिट का विंडो खुला, देखो दिख रहा तुमने चेंजेस किया। चेंजेस 1 कहां पे किया है? ये प्रोजेक्ट की तुम्हारे हायरार्की डी के अंदर बैच 2 सीए प्रोजेक्ट विला बुकिंग, ई विला बुकिंग, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारा फोल्डर दिखा, ये क्या है? ई विला बुकिंग डॉट डोमेन। इस प्रोजेक्ट के अंदर तुमने चेंजेस किया, कहां किया है? विला। अब इस पे डबल क्लिक करो, देखो यहां पे ए लिखा हुआ है, ए यहां पे क्या? ए का मतलब होता है फाइल ऐड हुई है। ए का मतलब क्या है? फाइल ऐड हुई है। तो अभी इस पे क्लिक करोगे तो तुमको फाइल दिख जाएगी यहां पे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल को कमिट करके ऊपर भेज दिया, अब मैं अगेन आऊंगा विला पे करूंगा ना कुछ चेंजेस, तो जैसे ही यहां पे डबल क्लिक करूंगा दोनों दो विंडो खुलेगी। पहले ऐसा था, अभी तुमने ये चेंजेस किया है, वो भी मैं दिखा देता हूं। ये ऐड किया हो ना, तो ये अभी तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, एग्जिस्टिंग अपने पास है ना, क्या मसला है? कंट्रोलर। तो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आया, प्रेजेंटेशन में आया, और कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, ये होम कंट्रोलर में आया, और होम कंट्रोलर के अंदर आके मैं कोई नेम स्पेस हटा दूं क्या? हाँ, चेंज किया, ऊपर देखो नेम स्पेस चेंज हुई, यहां पे देखो 2 आया चेंजेस में। अब इस पे क्लिक किया, गिट चेंजेस खुला, देखो अगेन कंट्रोलर के अंदर। अब ई विला बुकिंग डॉट प्रेजेंटेशन स्लैश कंट्रोलर्स, इसके अंदर चेंज किया ना कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। अब वो C# की फाइल है होम कंट्रोलर डॉट सी एस, उसको M लिखा हुआ है, यानी मॉडिफाई हुई है। देखो मैं होवर किया हूं, नीचे देखो स्टेटस क्या है? मॉडिफाइड। अब ए पे देखो एडेड। समझे बात को? अब होम कंट्रोलर पे डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक नहीं है, देखो दोनों साइड फाइल ओपन हुई, दिख रहा है? ये प्लस दिख रहा है किसी को? प्लस मतलब ये लाइन ऐड हुई है। समझे बात को? या माइनस दिख रहा है, ये लाइन रिमूव हुई है। तो हम लोग गिट चेंजेस ऐसे ही देखते हैं। अब कोई बोले गिट चेंजेस में देख ले, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं, हाँ सब पता है। समझे बात को? घबरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस, घबराने उड़ाने का नहीं, समझे? तो ये गिट चेंजेस इस तरीके से अपने देखते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मतलब मेरे को ये चेंजेस नहीं चाहिए, जितने भी चेंजेस है तुम यहां से देख सकते हो। देखो दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक किया और कहां चेंजेस हुए तो देखेगा ये एम्प्टी स्पेस रिमूव हुई है, तो 2 चेंजेस है। फॉर एग्जांपल तुमको ये चेंजेस नहीं चाहिए, तो ऊपर देखो अंडू ऑल, मैं इस पे क्लिक किया, ये बोला आर यू श्योर यू वांट टू अंडू योर पेंडिंग चेंजेस, बोला यस, खत्म हो गया। अब दोनों फाइल सेम हो गई, देखो यहां से 2 से 1 हो गया। क्लियर है? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, डोमेन। अब डोमेन के अंदर मैं फोल्डर बना रहा हूं एंटिटी, सारी एंटिटी उसमें ऐड करेंगे। मैं लिखा एंटिटीज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और ओके कर दो। एडजस्ट नेम स्पेस फॉर मूव्ड फाइल्स। नेम स्पेस कैसे बनती है? कोई भी क्लास ऐड करते नेम स्पेस कैसे बनती है? वेरी गुड, कोई तो बोला प्रोजेक्ट के नेम से बनती है ना। तो अभी मैं एंटिटी फोल्डर नहीं बनाया था, तो नेम स्पेस के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर में एंटिटी नहीं आता, तो नेम स्पेस में डॉट एंटिटीज नहीं रहता। अब मैं उसको चेंज कर दिया, कहा डोमेन में थी डायरेक्ट, और मैं डोमेन के अंदर एक फोल्डर बनाया एंटिटी, अब उसमें ऐड कर रहा हूं। तो अब क्या हिसाब से बनना चाहिए? ई विला बुकिंग डॉट डोमेन डॉट एंटिटीज, इससे पहले नहीं रहता वो। मैं यहां पे लिखा ओके यस, आया एंटिटीज, देखो कोई ध्यान दिया नहीं, पता नहीं, झट से आया यहां पे एंटिटीज। तो क्यों आया? क्योंकि अब वो फोल्डर के अंदर मैं कर दिया, तो नेम स्पेस एडजस्ट करने बोला, कर दे, ठीक है।
यहां पे एक और फीचर है डॉटनेट कोर का नेम स्पेस से रिलेटेड, क्या है? हाँ, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन, फाइल लेवल नेम स्पेस। देखो मैं अभी कुछ भी नहीं किया, वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हटा, ये मैं खाली यहां पे सेमीकॉलन लगाया था तो वो ऑटोमेटिकली हटा। यानी तुम नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हो फाइल लेवल पे। इस फाइल के अंदर जितने भी क्लास बनाएंगे वो सब इस नेम स्पेस से बिलोंग करेगी। समझे बात को, जो ऊपर डिक्लेयर्ड है, क्लियर है? लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही चलने दो, ठीक है? सेमीकॉलन हटा देना खाली। तो यहां पे मैं टाइम बचाने के लिए मॉडल की क्लास बना दिया था यार कहीं तो, हाँ है, इसको कॉपी किया, यहां पे आओ, ठीक है? तो अब ये तो तुम लोग को आता ही होगा ना प्रॉपर्टी लिखना, हाँ। तो यहां पर ध्यान दो भाई, आवाज नहीं, आईडी, आईडी के बाद नेम, और यहां पर मैं ये वाला सिंटेक्स यूज कर लिया, और रिक्वायर्ड यानी प्रॉपर्टी जो है वो मैंडेटरी फील्ड है। अब मैं अगर यहां इसको हटा तो वार्निंग देगा वो, समझे बात को? वो क्यों वार्निंग देगा? क्योंकि डॉटनेट के अंदर C#10 के बाद अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 13, 9 आ गया ना? आंसर सही है तुम्हारा, अभी आया ना भाई, तो नहीं तुम्हारा आंसर सही है, टेंशन नहीं। डॉटनेट 8 पढ़ रहे हैं ना अपने, तो C#12 ही है। डॉटनेट 9 आया तो C#13 अभी आई है ना एकदम। तो लेकिन बता क्यों रहा था, हाँ, C#10 के बाद से जो है वो स्ट्रिंग जो है वो मैंडेटरी हो गई है, तो उसकी वजह से ये वार्निंग तुमको देता है। देखो होवर करो, नॉन नलेबल प्रॉपर्टी, यानी नॉन नलेबल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, नल नहीं जाएगा भाई। तो वो बोल रहा है नॉन नलेबल प्रॉपर्टी नेम मस्ट कंटेन अ नॉन नलेबल वैल्यू, नॉन नल वैल्यू, मतलब उसको कोई वैल्यू दे दो या फिर बोल दो कि भाई ये रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या किया यहां पे, Ctrl+Z, ये रिक्वायर्ड है, समझे बात को? या फिर यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दूं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो वैल्यू दे दिया ना उसको। इसका मतलब यही है, हमेशा मैं बताता हूं, इसका मतलब यही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कोड है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, अभी भी वार्निंग चले गई, समझे बात को? अब जब प्रोजेक्ट बनाना तो एज इट इज वही प्रॉपर्टी, वही सारी चीज लिखना जो मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं एरर नहीं, यहां लेके आओगे तो भी ढूंढने मेरे को टाइम चले आएगा, उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, समझे बात को? तो उसके लिए क्या है सॉल्यूशन, ये मैं तुम लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा, एटलीस्ट मॉडल, मॉडल लिखने में भी साला कोई गड़बड़ कर दिया तो मैं क्या कर पाऊंगा फिर, है कि नहीं? तो ये मैं भेज दूंगा तुम लोग को डोमेन की क्लास, Ctrl+Shift+S, ये सेव हो गया, एंटिटी लेवल का काम अपना हो गया। अब तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क कोड की कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो कहां होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। यहां पे आओ, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है? एक्सटर्नल कंसर्न, डेटाबेस, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें, समझे बात को? तो यहां पे आओ, कहां गया, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर राइट क्लिक किया, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। अब यहां पे आके ब्राउज करो, ब्राउज करने के बाद यहां पे 2 पैकेजेस तुमको इंस्टॉल करना है, SQL। जब SQL इंस्टॉल करोगे तो उसकी डिपेंडेंसी में कोर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, वरना अलग से करना पड़ता, समझे बात को? यहां पे आके वर्जन ध्यान से सिलेक्ट करना है, यहां गड़बड़ नहीं करना, जितने भी रहेंगे सबका 8 सिलेक्ट करना, यानी 8 की सबसे लास्ट वाली रिलीज, ये सिलेक्ट किया। अब ये इसकी डिपेंडेंसी में देखो रिलेशनल दिख रहा है,
इसकी डिपेंडेंसी में जाओगे ना तो तुमको डॉटनेट कोर मिलेगा। बहरहाल मैं यहां पे आया, एक चीज और बताता तुम लोग को। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तुम लोग कभी नाम सुने हो ये एसक्यूएल क्लाइंट? वेब कॉन्फ़िग के अंदर, वेब कॉन्फ़िग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करते हैं प्रोवाइडर, समझे बात को, यही है ना? हाँ, ये इंटरनली यहां पे भी यूज होता है। लोग को ऐसा लगता है सारी चीजें नई नहीं रहती, वो यूटिलाइज होती है चीजें, समझे बात को। तो बहरहाल इसको इंस्टॉल कर लो। आई एक्सेप्ट। देखो ये ऐसा रेड मार्क दिख रहा है टिक का, अच्छा यहां अब दिखेगा, बहुत बारीक सा है, कहां पता है? यहां ये दिखा, वैसा टिक मार्क है, मतलब यहां चेंजेस हुए। तो मैं यहां आया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिपेंडेंसीज में, डिपेंडेंसी पे क्लिक किया, देखो पैकेजेस आया, अभी तक नहीं था। अब पैकेजेस पे क्लिक करो, सीक्वल सर्वर, अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बड़ा करता हूं। अब इसके चेक करो, तो इसकी डिपेंडेंसी में तुमको रिलेशनल दिख रहा है, इसको चेक करो, आया कोर, जो मैं बोल रहा था बराबर है, कोर भी इंस्टॉल हुआ। तुमको लगता है तुम सीक्वल सर्वर की है, लेकिन बिहाइंड द सीन इतने सारे हो जाते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। और एडिट प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो तुमको वहां पे जो भी इंस्टॉलेशन तुम किए हो, एडिट प्रोजेक्ट फाइल, यहां तुमको दिखेगा, वर्जन स्पेसिफाई कर लेना। देखो वर्जन 8 सीक्वल सर्वर, क्लियर है? और दूसरा पैकेज कौन सा रहेगा? टूल। ये क्यों यूज होता है? माइग्रेशन के लिए। तो ये टूल्स पे क्लिक करो, वर्जन इसका 8 सेलेक्ट करो और इसको करो इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉल। अच्छी बात ये है, इसमें कोई नोटिस किया कि नहीं किया, मैं अपना नेट भी नहीं कनेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली होता है जब वाईफाई कनेक्ट होता है। नया वाईफाई लगा है, मेरे को पता नहीं था, मेरे को अभी परसों पता चला। हाँ बोला यार नेट का, बोले है ना नया लगा है, समझे बात को। कल असल में यही बैठ के काम किया मैं 4 घंटा ऑफिस का, उसकी वजह से मेरे को पता चला, एक फायदा हो गया। तो अब डिपेंडेंसी में देखो यहाँ पे 2 तुमको दिखेंगे, ये एक बंद करो, ठीक है, ये 2 अपने यहाँ पे आ गए। तो मतलब मैं एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझको एक क्लास लगेगी डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो एसक्यूएल सॉरी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो सीक्वल सर्वर से नहीं सीक्वल सर्वर नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से बिलोंग करती है। डीबी कॉन्टेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से बिलोंग करती है, वो पैकेज अपने पास आ गया, बराबर है, तो वो उसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। मैं यहां पे आया, अब ये सब बंद करो, डिपेंडेंसी बंद किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक फोल्डर में बनाता हूं डेटा, यहां पे अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करेंगे। मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसको पब्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ वहाँ इसको यूज करना है अपने को। और ये इनहेरिटेड रहेगी किससे? डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो अननेसेसरी नेम स्पेस रिमूव कर दो। मैं यहाँ पे आया, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऊपर नेम स्पेस ऐड हुई, एंटिटी फ्रेमवर्क को, इसलिए ये पैकेज यहाँ इंस्टॉल किया, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करना है, समझे बात को। अब इसके कंस्ट्रक्टर से
कनेक्शन स्ट्रिंग तुमको पास करना रहेगा कहां पे, बेस को। और ये इसको क्या चाहिए इसके कंस्ट्रक्टर के, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के कंस्ट्रक्टर में दो कंस्ट्रक्टर है, एक है डिफॉल्ट और एक है पैरामीटराइज्ड, बताया था। पैरामीटराइज्ड जो लेता है क्या लेता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और ये लेगा तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट की क्लास, यानी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ऑप्शंस, और उसी को बेस पे पास कर दिया। थोड़ा इसको बंद दिख रहा है अब, तो ये यहां पे इतना सेटअप अपना हो गया। अब कनेक्शन स्ट्रिंग, तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हारी कहां पे है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में मैं यहां पे आया, मैं लिख दिया माय कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। थोड़ी तो कलाकारी करने का ना, समझे। तो अब यहां पे तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी मेरे पास, मैं टाइम बचाने के चक्कर में ढूंढने में उतना टाइम लगा देता हूं वैसे मैं। ये हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हारी, ठीक है। और इसको डेटाबेस का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ई विला डीबी, चलो ई विला डीबी, ठीक है। और ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और ये लोकल डीबी लिखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे आओ, फैसल मत लिख देना, अपना सर्वर नेम लिखना, हाँ चलेगा नहीं तो तुम लोग का। अब समझो बात को, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये यहां पे हो गई कॉन्फ़िगर। अभी डीबी सेट वगैरह नहीं लिखा हुआ और जानबूझ के नहीं लिखा हूं, मैं यहां पे आया। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में तुमको क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे एक मेथड यूज होगा, यूज सीक्वल सर्वर, और वो अवेलेबल है उस पैकेज में, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट यूज सीक्वल सर्वर, अरे सीक्वल सर्वर जो तुम इंस्टॉल किया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो यहां भी जरूरत है उसकी, तो यहां पे तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, समझे बात को। तो मैं यहां पे आया, कहां पे, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, प्रेजेंटेशन में आया और मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। वजह समझ में आनी चाहिए कि इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। और वर्जन बहुत ध्यान से, हाँ सब जगह सेम वर्जन। इंस्टॉल मैं सब एक साथ नहीं इंस्टॉल करूंगा, मैं एक एक इंस्टॉल करूंगा ताकि तुम लोगों को रीजन समझ में आए कि क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहां पर ये देखो इन्वायरमेंट में दिखा है बिल्डर, सॉरी ऐप डॉट इन्वायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट में रहेगा तो ये वाला कोड चल जाना चाहिए। वैसे इस डेवलपमेंट है ना, वैसे ही इज स्टेजिंग, इज प्रोडक्शन दिख रहा है। ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। तो मैं यहां आया, बिल्डर जहां बिल्ड हुआ है उसके ऊपर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। अगर ये नहीं लिखता, सॉरी वो पैकेज इंस्टॉल नहीं करता तो मुझको ये मिलता ही नहीं, एड डीबी कॉन्टेक्स्ट ये मेथड, समझो बात को। तो एड डीबी कॉन्टेक्स्ट ये मेथड कॉल किया, ये यहां पे क्या लेगा, टी कॉन्टेक्स्ट, मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और वो कहां पे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, मतलब क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा यहां पे। इसका दो तरीका है, या तो मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड हूं तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट,
ये बोलेगा कि मेरे को पता नहीं है, मैं लिखा कंट्रोल डॉट, अगर यहीं पे रहता तो यूजिंग स्टेटमेंट दिखाता, लेकिन उससे सर्च करके निकाला, बोले कि ये है, लेकिन कहां है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, ऐड रेफरेंस, तो ये रेफरेंस ऐड कर देगा, लेकिन मैं ऐसे ऐड करने तुम लोगों को नहीं दे रहा हूं, पहले वो तरीके से फिर ये तरीके से, पता तो होना चाहिए ना कहां का ऐड करना है। प्रेजेंटेशन के अंदर मुझको वो क्लास लग रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पे ऐड कर दूंगा रेफरेंस में। तो मैं आया डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में चाहे डिपेंडेंसी पे क्लिक करो, चाहे अब प्रोजेक्ट ऐड कर दूंगा तो प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, तो फिर वहां भी क्लिक कर सकते हो तुम लोग। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी पे राइट क्लिक किया, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, तो तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर जितने प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को छोड़ के वो सब दिखेंगे, क्योंकि यहाँ रिफर करना है ना, तो यहाँ ये नहीं दिखाएगा। मैं किस पे क्लिक किया, प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, तो उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट है सब तुमको दिख जाएंगे। तो एप्लीकेशन डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे को क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, प्रोजेक्ट आया, समझे बात को। अब एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल डॉट यूजिंग स्टेटमेंट दिखेगा, दिखा, क्लियर। ये लेता है एक लैम्डा एक्सप्रेशन, मैं लिखा OPT गोस टू, अब यहां पे चाहे तो मैं ऐसा एक ब्लॉक बना के लिख दूं या फिर उसको सिंगल लाइन में लिख दूं। अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो मेरे को ब्लॉक बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं लिखा OPT डॉट यूज सिक्वल सर्वर, तो यूज सिक्वल सर्वर आया। अब देखो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से, और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल कैसे हुआ, क्योंकि मैं SQL इंस्टॉल किया प्रोवाइडर। अब इसको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे फेच करते हैं, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो मैं लिखा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट, यहां आके रुक जाओ। अब गेट कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो शॉर्ट हैंड है गेट सेक्शन का, वो शॉर्ट हैंड है गेट सेक्शन का। तो इंटरनली क्या लिखा हुआ है कि जब तुम गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड कॉल करोगे तो ये जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और कनेक्शन स्ट्रिंग्स नाम के सेक्शन, बोलो सेक्शन को ढूंढेगा, सेक्शन, सेक्शन के अंदर की आएगी ना, तो वो उस सेक्शन को ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड फॉर गेट सेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग्स ब्रैकेट, उसके बाद उसके अंदर की नेम, वो इसको ढूंढेगा। जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां पे की नेम देना पड़ेगा। अपने क्या बना दी है, माय कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इंटरनली ये गेट सेक्शन को यूज करता था ना, हम भी करेंगे। समझे बात को, समझ में आई बात। अभी तुम्हारी कंपनी में अगर कोई किसी ने ई विला कनेक्शन स्ट्रिंग्स या तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम सफिक्स कनेक्शन स्ट्रिंग कर दिया है, ई विला कनेक्शन स्ट्रिंग, और तुम गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मार के फैच करो, नल आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको वहां से कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिला तो नल आएगा, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है। समझे बात को। तो अपने क्या करेंगे, गेट सेक्शन से उठाएंगे। अगर मैं गेट कनेक्शन स्ट्रिंग से उठाता तो मेरा कोड एक लाइन में यही हो जाता। समझे बात को। लेकिन ये कोड देखो अच्छा दिख रहा है क्या, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको हमेशा क्लीन करता हूं, ऐसा मैं लिखा OPT गोस टू, या अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। मैं लिखा स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, मैं लिखा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट, कौन सा वेट है हमारा, अबे एक सेकंड,
नहीं आती। हाँ अबे मेरे को पढ़ाती हो, पढ़ती नहीं। बोले अभी चलो महाबलेश्वर। अजीब है यार, कोई बात होती है, मेरे को कुछ खबर ही नहीं है। बोला ऐसा थोड़ी होता है, आधा घंटा रुक फिर चलते। इमाम साथ में था, बोलता है मत लेके जाओ। चलो, तो यहां पे मैं लिखा गेट सेक्शन। अब जिस तरीके से तो क्या बोलते हैं, दिमाग में महाबलेश्वर घूमने लगा है पूरा। तो जिस तरीके से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग से डेटा फैच होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन को रीड करके लेके आते हैं, यहां पे अपने पास दो मेथड है, एक है गेट सेक्शन, एक है गेट वैल्यू। मैं दोनों से करके तुम लोगों को बताता हूं। तो गेट सेक्शन तुम लोग नहीं याद रहेगा तो यहां आने का, जैसे मेरे को नहीं याद है, ये देखो कैसे गेट सेक्शन ब्रैकेट में जहां कनेक्शन स्ट्रिंग्स है वहां तुम्हारा क्या है, माय कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये मेथड को कॉल करो और इसको सेक्शन का नेम दो और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नेम दो। तो वैसे मैं भी करूंगा, मैं लिखा गेट सेक्शन को कॉल किया, यहां पे सेक्शन का नेम और यहां पे की का नेम। तो सेक्शन का नेम मेरे क्या है, माय कनेक्शन स्ट्रिंग ना, माय कनेक्शन स्ट्रिंग्स। और की का नेम मेरे क्या है, डीबी, सॉरी स्ट्रिंग में रहेगा वो भी आई थिंक, डीबी कनेक्शन। बेहतर कॉपी बेस ही कर लो तो बेहतर रहता है। डिफॉल्ट कनेक्शन है ना, यहां पे मैं आया, सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, तो ये यहां पे तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग ला के दे देगा। समझे बात को, होता क्या है वो समझो। गेट सेक्शन पे होवर करोगे तो मेरी बात और समझेगी। ये गेट सेक्शन पे होवर करो, ये रिटर्न करता है आई कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, मतलब वो पूरे सेक्शन को रिटर्न करेगा। लेकिन वहां एक सेक्शन है क्या, मल्टीपल सेक्शन है, मतलब वो हो गया जस्ट लाइक एन एरे। और एरे को एक्सेस करने के लिए उसका की टाइप की चीज लगती है। एरे वो डिक्शनरी करता है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए एरे बोल रहा हूं ताकि तुम लोग समझ में आए। तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या लगती है, स्क्वायर ब्रैकेट में। एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से ना। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और डिफॉल्ट कनेक्शन। फॉर एग्जांपल मुझको ये एक्सेस करना था ऊपर का कोई, तो मैं क्या करता, यहां सेक्शन क्या है, लॉगिंग, उसके अंदर में जाता, लॉग लेवल लिखता, तो मुझको ये ऑब्जेक्ट मिल जाता। और मुझको ये इंफॉर्मेशन, ये वैल्यू चाहिए, मैं करके बताऊंगा आगे। मुझको ये वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लॉगिंग, ये सेक्शन का नेम है, सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन है, ये लिखूंगा, उसके अंदर की है तो ये लिखूंगा। तो मुझको यहां पे आके कैसे लिखना पड़ेगा, program.cs के अंदर ऐसे इनर सेक्शन का नेम, सेक्शन, सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन है ना, यहां पे ये सेक्शन है ऊपर लॉगिंग, लॉगिंग हुआ, उसके बाद उसमें इनर सेक्शन का नेम क्या है, लॉग लेवल। मैं यहां पे आया, लॉग लेवल, जितने भी सेक्शन का नेम है वो गेट सेक्शन के अंदर ही आएंगे। अगर इनर सेक्शन है तो कोलन लगा के एंट्री करते चले जाने का। तो मैं इनर सेक्शन तक पहुंच गया, बराबर। इनर सेक्शन के अंदर अब मुझको एक्सेस करना है क्या, डिफॉल्ट। तो अब अगर डिफॉल्ट करना है तो मैं की का नेम यहां पे क्या दे दूंगा आगे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट की जो भी वैल्यू है वो लाके मुझको दे देगा, यहां नहीं, यहां लिखना, बराबर। और अगर डिफॉल्ट के अलावा कुछ और चाहिए तो Microsoft.ASP.NET Core चाहिए तो मैं यहां पे वो लिख देता। समझे बात को। ये थोड़ा सा टीडीएस सिंटेक्स लगा, अजीब सा लगा ना, सिंटेक्स लगना चाहिए हैवी। कंट्रोल के सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल के यू,
अब यहां पे आओ, गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू भी सेक्शन का नेम लेता है। कहां गया, यहां ये। तो स्ट्रिंग में इसको की देने का, द की ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शंस वैल्यू। तो मैं यहां पे आया डबल कोड में, माय कनेक्शन स्ट्रिंग्स। इसके अंदर मेरी की का नेम क्या है, ये तो सेक्शन का नेम हुआ ना, की का नेम क्या है, डिफॉल्ट कनेक्शन, बराबर। ये लाके वैल्यू देगा। तो यहां पे ये बोलता है कि इसकी किस टाइप की वैल्यू तुमको चाहिए। ये एंगल ब्रैकेट में वाला स्ट्रिंग टाइप में चाहिए। चला गया एरर, जब तक ये नहीं लिखा था तो एरर था ना, समझे बात को। तो ये जो एंगल ब्रैकेट है ना, ये देखो, द टाइप टू कन्वर्ट द वैल्यू टू, वो वैल्यू जो कॉन्फ़िगरेशन से तुम लेके आए हो उसको किस टाइप में कन्वर्ट करना है। मैं बोला स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि यूज सीक्वल सर्वर जो मैं नीचे लिखूंगा उसको स्ट्रिंग में चाहिए ना। मैं लिखूंगा अगर opt.use SQL सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग किस फॉर्म में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए ना। तो मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्ट्रिंग में। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दिया स्ट्रिंग। समझे बात को, ये वार्निंग दिया, ये बोला कि वहां से नल भी आ सकती है। समझे, इसका दो तरीका है, एक तो एकदम जाहिलों वाला कि मैं यहां पे आके स्ट्रिंग को नलेबल बना दूं, या फिर पटेलों वाला, मेरे को पता है इसके ऑपरेटर का नाम क्या है, क्या कहने, समझे बात को, ठीक। तो मैं बता दिया कि मेरे को मतलब पता है, इससे कोई कोड में इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जस्ट कंपाइलर को तुम ये बोल दो कि मेरे को पता है, चल बाप को मत सिखा, अक्षय कुमार, समझे बात को, इतना खाली समझ लो कि ऐसे चलता है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो यूज सीक्वल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब समझ में आ रहा है ना, क्या कैसे चल रहा है। ये तो रिपीटेड ही हो रहा है खाली, और कुछ नहीं। हाँ, अब तुमको माइग्रेशन रन करना है ताकि तुम्हारा डेटाबेस बन जाए, बराबर है। तो अपने क्या करते, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आते और हाँ चलो इसको कर देते ट्रस्टेड कनेक्शन, अंडर उसको हटा देते, मतलब जानबूझ के गलती कर दे। तो अब माइग्रेशन रन करना है। माइग्रेशन रन करने के लिए यहां पे मैं आया और अपडेट डेटाबेस। अभी मैं कुछ भी माइग्रेशन ऐड नहीं किया हूं, कोई फोल्डर विल्डर कुछ नहीं बना है, समझे बात को। अपडेट डेटाबेस डायरेक्ट। इसमें 3 गलती है, स्लो एक एक करके खत्म करेंगे। Your startup project e-villa booking presentation doesn't reference to design. याद आया, मैं बोला था जब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि ये इसको याद रखना, मैं प्रोजेक्ट के अंदर बताऊंगा। टूल्स की डिपेंडेंसी में है ये। जब कभी तुम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कॉन्फ़िगर करोगे तो जो तुम्हारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर ये पैकेज होना चाहिए। लेकिन अब ये कमाल की बात है, इससे पहले तक तो कभी मैं किया नहीं है ना। पहले तो अपने एक सॉल्यूशन में ही सब कुछ कर रहे थे, तो ये पैकेज आता था, तुमको पता नहीं था, मैं बताया था। टूल्स की डिपेंडेंसी में यहां पे आओ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल्स का इंस्टॉल किए हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना, यहां पे इसकी डिपेंडेंसी में आओ, पैकेजेस में आओ, ये टूल्स है भाई, ऐसे हो जाए थोड़ा, दिखा डिजाइन। तो पहले एक ही प्रोजेक्ट था ना तुम्हारे सॉल्यूशन में, एक ही प्रोजेक्ट था, सब कुछ वहीं कर देते थे। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट, तुमको पता चलेगा कौन सी चीज किस चीज के लिए है, समझे। तो अब मेरे को सिर्फ यहां पे क्या इंस्टॉल करना है, डिजाइन। तो मैं यहां पे आया
पैकेज मैनेजर कंसोल पे, और कहाँ गया, अच्छा तुम लोग पैकेज मैनेजर कंसोल से भी जो है वो पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, न्यू गेट से अगर नहीं करना है तो मैं लिखा इंस्टॉल डैट डैश पैकेजेस, सॉरी इंस्टॉल डॉट पैकेज, और यहाँ पे पैकेज का नेम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है फिर तुमको वर्जन बताना पड़ेगा, यहाँ तुमको @ लिख के फिर ऐसे वर्जन बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जोखिम मत लेना, समझे, यहाँ पे इज्जत से कर लेना, मतलब जस्ट बता रहा था मैं, अभी नया नया ना कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो डिज़ाइन ये आया, इसका प्रॉपर वर्जन सेलेक्ट करो यहाँ से, इंस्टॉल, ठीक है, वो पैकेज इंस्टॉल हो गया। अपडेट डेटाबेस, अच्छा पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये थोड़ा बंद करो, ये भी बंद, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन है ना, हाँ डिपेंडेंसी बंद, ठीक है, कहाँ गया पैकेज मैनेजर कंसोल, अपडेट डेटाबेस, अरे फिर गायब हो गया, बिल्ड हो गया, बिल्ड सक्सीडेड, दिखा, मतलब कहाँ करना है अपने को, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग में जो मैं गड़बड़ किया था, यहाँ पे आओ, कंट्रोल Z नहीं चल रहा है, ट्रस्टेड, अच्छा मैं सेव कर दिया ना, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन सेफ। अब पैकेज मैनेजर कंसोल कुठे आए, यहाँ, ठीक है, अपडेट डेटाबेस चल गया, देखो माइग्रेशन का फोल्डर नहीं बनेगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये प्रेजेंटेशन बंद किया, देखो बना क्या, नहीं बना, लेकिन तुम्हारा डेटाबेस बन गया है, अभी तक मैं कोई डीबी सेट ऐड नहीं किया हूं तो टेबल का सवाल ही नहीं उठता, समझे, इसलिए उसको माइग्रेशन की अभी जरूरत नहीं है। अभी वो कहां तक का काम किया है, कनेक्शन स्ट्रिंग तक पहुंचा, कनेक्शन स्ट्रिंग से डेटाबेस का नेम उठाया और डेटाबेस बनाया, समझे बात को। तो यहाँ पे लोकल डीबी के बजाय मैं अपने सर्वर से कनेक्ट किया, फैसल कनेक्ट, डेटाबेसेस, आहा क्या कहने, ई विला डीबी बन गया ना, लेकिन इसमें कुछ रहेगा नहीं यार, एम्प्टी है, देखो सिर्फ तुम्हारे वो उसका स्नैपशॉट शायद बना देगा वो, हाँ ई माइग्रेशन हिस्ट्री स्नैपशॉट जो पहला तुम रन किए, तुम यहाँ पे आओ, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, अभी कोई माइग्रेशन ऐड नहीं किए वहाँ, तुम नोटिस करना है खाली, अब ऐड माइग्रेशन करोगे तो वो सब चलेगा। तो मैं यहाँ पे आया और मतलब अपना ऐप सेटिंग डॉट जेसन, अच्छा कमाल की बात अपना गेट वैल्यू भी चल गया, तभी तो बना ना, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर फेच भी कर लिए। मैं असल में दोनों तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर मेरे लिखे देखा हूँ, गेट वैल्यू भी देखा हूँ, गेट सेक्शन भी देखा हूँ। तो गेट सेक्शन बहुत टीडीएस सिंटेक्स लगता है, अजीब सा एकदम, इसलिए दोनों बता दिया। अब कभी कोई पूछ लिया तो अपने को सब पता है, ऐसा बोल देने का बिंदास। बहरहाल ये हो गया। अब तुमको यहाँ पे आके डीबी सेट लिखना है, तो डीबी सेट विला
अब मैं किस में लिख रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लिख रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमेन को मैं रिफर नहीं किया हूं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडेंसी है ही नहीं, पैकेज है, फ्रेमवर्क है, प्रोजेक्ट भी रहता है ना, और ना यहाँ पे तो प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मैं यहीं से ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं नाम लिखा हूँ, मेरे को पता है। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, डोमेन का रेफरेंस ऐड कर दिया, ऊपर नेम स्पेस ऐड हो गई। अब यहाँ पे चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको दिखेगा। मैं दोनों तरीके से बता दूँ तुम लोगों को। प्रोजेक्ट्स आ गया, ये देखो आ गया डोमेन। अगर कोई ढंग से पढ़ लिया ना भाई, इतना खतरनाक प्रो बनेगा ना वो, सीनियर लोग डर के भागेंगे, पॉर्क्यूपाइन बन जाएगा। पता है कि नहीं पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? एक ऐसा जानवर जिसके ऐसा कांटा निकले रहता है, चलते रहते चले रहते चलते रहते चलते 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 ऐसे मार देते तो लोग दूर रहेंगे, समझे बात को। तो ये अपना हो गया डीबी सेट विलास, इस नाम का टेबल जो है वो अपना बनेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल पे। अब मैं ऐड माइग्रेशन, हाँ ये मैं बहुत हार्ड हूँ इसलिए नहीं है, तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो इसलिए। सर तो नॉर्मली है तुम्हारे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐड विला टेबल टू डीबी, समझे बात को। हाँ अब ऐसा देखो, ऐसा तुमने लिखा होगा क्या करना है। ये वो कॉमन एरर्स है जिससे लोग हैरान होते हैं। योर टारगेट प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटेशन डजंट मैच योर माइग्रेशन असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उसको पता है कि तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन यहां डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया। तो ऑलवेज माइग्रेशन के टाइम पर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा, जिसके अंदर तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है। एंड ये इसने बराबर निकाला कि डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब यहां पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारा टारगेट प्रोजेक्ट क्या है, प्रेजेंटेशन है। तो इसको क्या कर दिया मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट है, समझे बात को। हाँ नहीं तो लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय कोई तुम्हारा कोई और प्रोजेक्ट है, मतलब क्लीन आर्किटेक्चर के बजाय कोई और आर्किटेक्चर है, तो तुमको माइग्रेशन के टाइम पे क्या देखना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट कहां पर है। ऐड माइग्रेशन, ऐड विला टू डीबी। अब माइग्रेशन का फोल्डर बनेगा डेटा के नीचे, बन गया। आया माइग्रेशन। ये तुम्हारा मॉडल स्नैपशॉट और ये तुम्हारा ऐड विला टू डीबी तुम्हारा। अब यहां पे एक सवाल है, और वो सवाल वाकई में है, क्वेश्चन है जलवा एकदम, कि अभी मैं एक टेबल ऐड कर दिया, अब अगेन मैं दूसरा एक मॉडल ऐड करता, डीबी सेट ऐड करता, बराबर है, ऐड माइग्रेशन करता, वो चेंजेस देखता, तो वो चेंजेस देखता तो विला पहले से बना हुआ है, बराबर है। उसको कैसे पता है कि विला पहले से बना हुआ है। अब मेरे को खाली आगे कोई जो मॉडल है सिर्फ उसी के लिए स्क्रिप्ट बनाना है माइग्रेशन की, उसी को चेंज करना है, बराबर है। मॉडल स्नैपशॉट, समझे बात को। उसको पता है कि अभी जो चेंजेस है ना, इतने ही डेटाबेस में लेके जाना है, पहले वाले नहीं लेके जाना है। किसकी वजह से पता चलेगा, इसकी वजह से पता चलेगा। ये जो है ना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल स्नैपशॉट, समझे। तो तुम्हारे हर माइग्रेशन के स्नैपशॉट उसके पास होता है, क्लियर है। पैकेज मैनेजर कंसोल, अपडेट डेटाबेस, और हर मरतबा वो बिल्ड करता है प्रोजेक्ट को। तो ध्यान देना, कोई सिंटेक्स ऐसा रहेगा तो माइग्रेशन नहीं चलेगा तुम्हारा। यहाँ पे आओ, इसको कर दो, अच्छा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एक माइग्रेशन तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा माइग्रेशन आ गया, बराबर। ऐड विला टेबल टू डीबी, और यहाँ पे आगे खाली टेबल को रिफ्रेश कर दो, तो टेबल्स में तुमको तुम्हारा टेबल एटलीस्ट दिख जाएगा। विलास आ गया, लेकिन इसमें कोई भी डेटा है नहीं, बराबर है। तो डेटा ऐड कर देते इसके अंदर, इनिशियल सीड करना जिसको बोलते हैं। कैसे करेंगे, फ्लुएंट एपीआई, ये आंसर है। जब फ्लुएंट एपीआई आंसर आ गया, उसके बाद मैं पूछूंगा उसमें क्या यूज करेंगे, हैश डेटा।
तो सीड करने के लिए तुमको मॉडल का एरे लगता है, वो मैं बना के रखा हूं पहले से, ताकि तुम लोगों को तकलीफ ना हो। ये यहां पे आए और ठीक है, तो यहां पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा मेथड है वो, ऑन मॉडल क्रिएटिंग। मैं यहां पे लिख दिया फ्लुएंट एपीआई, कैसे लाऊं उसको, ओवरराइड स्पेस ऑन मॉडल क्रिएटिंग। इसकी फिलहाल तुम लोग को जरूरत नहीं है, कंट्रोल के सी। जब आइडेंटिटी ऐड करूंगा यानी ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको ऐसा रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल पड़े रहने दो इसको नीचे। यहाँ पे आओ, मॉडल बिल्डर का इंस्टेंस यूज़ करो, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी को पकड़ा, एंटिटी विला है, हैज़ डेटा, हैज़ डेटा, हैज़ डेटा को चाहिए क्या, यहाँ पे विला पास किया हो ना, तो विला का एरे चाहिए उसको, समझे बात को। एक ऑब्जेक्ट दूंगा तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, अब मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या, एरे। किसका रिकॉर्ड, विला का, तो विला का एक ऑब्जेक्ट, मल्टीपल तो विला का एरे, यानी लिस्ट ऑफ विला, लिस्ट ऑफ विला। तो लिस्ट ऑफ विला ही मैं डायरेक्ट यहां लिखूं या एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं और उसको रिफर कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते उसको। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट। समझे बात को, क्लियर है। तो ये इसको ऐसा टैब करके थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और ये सीड डेटा को उठा के, इसी के अंदर रह रही है ना, इसको उठा के दे दो इसको, समझे बात को, तो वो सीड कर देगा। क्लियर। तो अगेन पैकेज मैनेजर कंसोल लिखा हुआ है ना अपने पास, ऐड माइग्रेशन सीड विलाज टेबल। अच्छा पहले विला लिखा हूँ कि विलास लिखा हूँ, मैं पहले चेक कर दो। विलास आ गया यहाँ, तो विलास पाटिल का नाम बहुत चल गया। ऐड विला लिखा हो ना, चलो हाँ ठीक है। मैं लिखा ऐड माइग्रेशन सीड विला टेबल, ठीक है। तो वो एक स्क्रिप्ट बनाएगा सी शार्प की, और जैसे तुम अपडेट डेटाबेस करोगे तो वो सी शार्प की स्क्रिप्ट से एसक्यूएल की स्क्रिप्ट बनाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा डेटाबेस पे। बना दिया स्क्रिप्ट, देखो है ना। और आइडेंटिटी कॉलम है ना ये आईडी, तो सिर्फ सीड में ही इसकी वैल्यू तुम दे सकते हो, अदरवाइज जाके ऐड कर दोगे तो ऐड होगा नहीं डेटाबेस में, क्योंकि आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है, ऑटोमेटिक वो बनता है, ऑटो जनरेटेड होता है वो, ऑटो जनरेटेड ऑटो इंक्रीमेंटेड। अपडेट डेटाबेस, सब सही लिखे रहूंगा मैं तो चल जाएगा, चल गया, डन। आ गया रिकॉर्ड, रॉयल विला प्रीमियम और वो लग्जरी एकदम, नजीर फार्म हाउस, मुल्ला फार्म हाउस है कि नहीं, शांति सागर सब है। तो ये हो गया एटलीस्ट अपने डीबी का सेटअप। अब इसको भी पुश कर देते गिटहब पे, बराबर। तो आज का जितना वो अपने को पता रहेगा, और ये सब आना चाहिए। हाँ, तो यहां पे मैं आया, यहां पे देखो सारे तुमको चेंजेस दिखेंगे। अब चेंजेस को पुश करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है स्टेज, मतलब उसको स्टेज पे लगाना कि भाई ये उसको आगे भेजना है, ये आगे भेजना है। तो हम लोग क्या करते हैं बताएं, एक एक फाइल को चेक करते। मेरा अपना तरीका है, लोग डायरेक्ट इस पे क्लिक करूंगा ना, स्टेज ऑल, सब एक साथ स्टेज पे लग जाएंगे, मतलब पुश होने के लिए, आगे जाने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मेरा एक अपना तरीका ये है कि मैं एक एक फाइल को डबल क्लिक कर करके कंपेयर करता हूं डिफरेंस में।
लेकिन अब जो ऐड हुआ है तो उसको तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं फिलहाल, तो मॉडिफिकेशन इसी में हुआ है, तो ये सब तो अपने को पता ही है ना। चलो इसको मैं स्टेज ऑल डायरेक्ट करता हूँ, वरना तुम एक एक को करना, एक एक को करने का रहेगा। तो यहाँ पे दिख रही है बटन, अगर तुमको कुछ गलती से तुम्हारा चेंजेस है, इसको नहीं भेजना है, इसको अंडू चेंजेस करना है, तो इस पर क्लिक कर दो। स्टेज करना है तो ऐड पे क्लिक कर दो, बराबर। लेकिन ये बटन इतनी छोटी छोटी, इसमें गड़बड़ होने का खतरा रहता है, तो सीधा राइट क्लिक करने का, यहाँ से स्टेज करने का। समझे बात को, एक एक फाइल को। अभी फिलहाल तो मेरे को पता है सब, तो मैं सीधा स्टेज ऑल किया, सीधा ऊपर आया, स्टेज्ड चेंजेस, देखो यहाँ पे आ गए सीधे, दिख रहा है। अभी नीचे थे, चेंजेस में थे, अब स्टेज्ड चेंजेस में 11 चेंजेस आ गए। अब मुझको पहले इसको कमिट करना पड़ेगा, जब मैं कमिट करूंगा ना तो ये मेरे लोकल पे सेव हो जाएगा, मेरी लोकल ब्रांच में, ऊपर नहीं जाएगा। तो कमिट करने से पहले कमिट के लिए एक मैसेज होता है, तो मैं यहाँ पे एक इस कमिट में क्या क्या चेंजेस मेरे जा रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट सेटअप, मुझको पता चल जाएगा ना। मैं लिख दिया क्लीन आर्किटेक्चर एंड EF कोर सेटअप, बराबर है। इसमें और भी बारीकी है, लेकिन ये अभी मोर देन इनफ है तुम लोग के लिए। तो अब यहां पे देखो, मैं स्टेज कर चुका हूं ना, तो अभी यहां पे कमिट स्टेज्ड, यानी ये लोकली कमिट हो जाएगा जो भी स्टेज्ड है, ऊपर नहीं जाएगा। और अगर मैं कमिट स्टेज्ड एंड पुश, नीचे सेकंड वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करूंगा तो कमिट होगा, लोकली हुआ, और वो चेंजेस तुम्हारे गिटहब पे ऊपर पुश मेन ब्रांच में, मास्टर में अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे भी मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूं, मेरा 3 दिन का टास्क है, बराबर है, और मेरा लैपटॉप खतरे वाला है, मतलब कभी भी बंद हो जाता है, कोई भी टेंशन वाला लैपटॉप है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं पता है, मेरे साथ हुआ है वो, असल में इसलिए बता रहा हूँ। तो हम लोग को बोलते हैं भैया कमिट करके रखा कर चेंजेस, पुश मत कर, तू तेरा काम पूरा नहीं हुआ है ना, एंड ऑफ द डे तेरा जितना काम भी हुआ है उतना तू कमिट करके रख। तो लोकली कमिट करके रखेगा तो चेंजेस कहीं भी नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? तो ऑलवेज ऑलवेज जब भी कभी काम करने का तो क्या करने का, लोकली कमिट कर देने का उसको। तो कमिट मतलब वो चेंजेस को लोकली में सेव किया, और कमिट करने के बाद अगर मैं उसको पुश कर दिया तो वो मेन मास्टर ब्रांच में तुमको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा आपने बनाए। समझे? समझ में आया कमिट क्या है, पुश क्या है? क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं अभी ये जो चेंजेस जिसको स्टेज किया हूं उसको अब मैं कमिट कर रहा हूं, पुश नहीं कर रहा हूं, कमिट स्टेज्ड। देखो क्रिएटेड लोकली, ये तुम्हारी कमिट आईडी है, दिख रहा है? तुम जाके चेक कर सकते हो कमिट की डिटेल्स। कैसे? यहां आओ गिट में, या फिर यहां आओ, यहां तुम्हारे तुमको व्यू ऑल कमिट्स में आएगा, ये व्यू ऑल कमिट्स है, इस पर क्लिक करो, वहीं जाएगा जो यहां में गिट से ज्यादा था, मैनेज ब्रांचेस ना, वहीं पहुंचा। ये देखो यहां पर कहां गया, नहीं आउटगोइंग में जाएगा ना, क्लीन आर्किटेक्चर एंड EF कोर सेटअप, यही है ना कमिट मैसेज मेरा। ये पूरी चीज जो तुम किए हो ना वो तुमको यहां दिख जाएगी। तुम्हारा लैपटॉप डेड भी हो जाएगा, तुमको तुम्हारी आईडी लॉगिन करना है खाली विजुअल स्टूडियो पे जाके, जो तुम्हारी गिटहब की आईडी है, तो तुमको तुम्हारे कमिट्स दिख जाएंगे। मैं इस पर डबल क्लिक किया, देखो सब डिटेल दिख रही है, क्या क्या चेंजेस किया हूं मैं, और जितनी फाइल में चेंजेस किया हूं सब दिख रहे हैं। देखो यहां दिख रहा है, मतलब सारी की सारी चीज तुमको दिखेगी कमिट डिटेल्स में। लेकिन ये अभी ऊपर नहीं गए चेंजेस, हाँ मास्टर ब्रांच में नहीं गए। जैसे मैं यहां पे आया, इसको रिफ्रेश किया, यहां कुछ नहीं आया अभी। क्यों? क्योंकि पुश नहीं किया हूं, कमिट किया हूं। कमिट मतलब लोकल सेव करो चेंजेस को, पुश मतलब मास्टर में भेज दो। अब मैं यहां पे आया, इसको बंद करो, और गिट चेंजेस, गिट चेंजेस में आगे ये बटन दिख रहा है पुश, नहीं समझ में आता होवर करके चेक कर लेने का। ये मैं इस पर क्लिक किया, देखो कहां पुश होगा, मास्टर में, पुशिंग मास्टर स्टार्टेड, ये भी हो जाएगा तो यहां पे मुझको बता देगा। ये हो गया, क्रिएटेड एंड पुश्ड रेपोजिटरी टू गिटहब सक्सेसफुली,
मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, आ गया क्लीन आर्किटेक्चर इन EF कोर सेटअप, है कि नहीं? मुस्कुराओ आज जुम्मा है। अबे मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। अब इस कमिट के अंदर मैं देख सकता हूं कि ये कमिट में मैंने क्या क्या चेंजेस पुश किए हैं। तो मैं यहां पे आया, इस पे क्लिक किया, देखो ऐसे ही कंपेयर करते हैं। फिलहाल इसको डिसमिस कर दो। हाँ, ऐसे ही चेंजेस देखा जाता है कि ये प्लस प्लस दिख रहा है, ये सारी लाइन, ये तो पूरी फाइल ऐड हुई है ना, इसलिए पूरी लाइन पे प्लस प्लस है। ये तुम लोग को मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऐसा दिखता है ग्रीन, मतलब एक खूबसूरत सी विंडो दिखती है, दिख रही है, मतलब तुम लोग समझ में आएगा। अरे महंगा लैपटॉप है, कलर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? एडी से महंगा लैपटॉप क्यों बोला? बेचने का समझे? तो ये मैं ऐड किया, मतलब जितनी फाइल भी है। अभी फॉर एग्जांपल ये कमिट चला गया, अब ये आफरीन भेजी, मैं टेक लीड हूँ फॉर एग्जांपल, हूँ नहीं अभी लेकिन मैं हूँ अभी फिलहाल, तो मैं अप्रूव करूंगा इसको कि ये चेंजेस सही है कि नहीं, आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। समझ में आई बात? तो मैं अप्रूव करूंगा तो ये एमआर मतलब मर्ज रिक्वेस्ट, तो ये मेन जगह पे मर्ज हो जाएगा, इतना ही है। समझे बात को? तो अब मैं तो पुश कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो वहाँ मल्टीपल इन्वायरमेंट रहते हैं, तो हर कंपनी का अपना अलग रहता है, वहाँ जाओगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो जास्ती तो नहीं हो गया ना? सही है, बस बस हो गया ना? तो ये था अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोड पे क्लिक करो तो तुम मेन उस पे आओगे, ध्यान दो ध्यान दो। अब ये तुम्हारा एप्लीकेशन, डोमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये पूरा क्लीन आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब इसमें खास बात ये, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मेरे को किसी को देने का है, तो मैं यहां से रेपोजिटरी का लिंक कॉपी करूंगा और बंदे को भेज दूंगा। ये पेज पे वो आएगा, ये कोड पे क्लिक करेगा और डाउनलोड जिप, या फिर अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में हूं, तू न्यू ज्वाइन की, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके ये गिटहब CLI या HTTPS की ये लिंक तेरे को दे दूंगा। तेरे को वहीं विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, क्लोन रेपोजिटरी, लोकेशन, हाँ ये लिंक, नीचे पाथ, तेरा लोकेशन, क्लोन, ये प्रोजेक्ट की एक कॉपी तेरे इधर बन जाएगी। यही है प्रोजेक्ट सेटअप पूरा गिटहब का। गिटहब का फ्लो मेरे ख्याल से अब तो कुछ किसी को सवाल नहीं होगा, एटलीस्ट समझ में आई बात? यही प्रोसीजर है, लोग थोड़ा सा समझे, मतलब कि क्या चीज तुम लोग को यहाँ पढ़ने मिल रही है, तो शायद कीमत का अंदाजा हो जाए, समझे? बहरहाल समझ में आई बात क्या था? लेकिन ये मेरी रेपोजिटरी प्राइवेट है, तो तुम लोग एक्सेस नहीं मिलेगा, तो समझो बात को, ध्यान दो ध्यान दो। कहाँ से आवाज आ रही है? चलाऊं क्या कुछ भी यहाँ से? तो हाँ, चौक वोक नहीं, बॉटल है, सर ही फूटेगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात, उसमें भी मस्ती। पहला काम गिटहब की आईडी बनाना और लॉगिन करके रखना। फिर विजुअल स्टूडियो में जब प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो इनिशियल सेटअप जो प्रोजेक्ट वगैरह चारों बना दोगे ना, EF कोर का सेटअप मत करना, पहले उतना कर देना। ऐड टू सोर्स कंट्रोल, लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जैसे उस पर क्लिक कर, साइन इन पे क्लिक करोगे तो ब्राउजर ओपन होगा, वहां जाके वेरीफाई करना, ऑटोमेटिकली फिर तुमको दिखने लगेगा जैसे मेरा साइन इन दिखा रहा था मेरे को, तो और पुश पे क्लिक कर देना, वीडियो में है तो इनिशियल कमिट चला गया, प्रोजेक्ट तुम्हारा वहां पे सेटअप हो गया। उसके बाद क्या करना है, चेंजेस करना है, कमिट करना है, लोकली कमिट हो गया, पुश पे क्लिक करोगे तो गिटहब पे चले गया। क्लियर है? प्रोजेक्ट सेटअप समझा? एक दिन में अच्छा खासा हो गया, लेकिन भाई मैं जरा ही भगाया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड लिया, ऐसा कुछ कोशिश किया कि जितना पॉइंट है सब कवर करूं।